हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। और ज़िंदगी ठीक चल रही है साहब की? चलो जी, वापस आते हैं हमारी अकाउंटेंसी में। और शुरू करने से पहले 5 मिनट मेडिटेट करेंगे। जल्दी से अपनी आंखें जो है बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर 5 मिनट के लिए एक बार अपने मन को संभालें। मन बड़ा ज़िद्दी है, अपनी मनमानी करता है, तो बस 5 मिनट का अभ्यास है कि वह मन के खिलाफ एक कार्य कर रहे हैं। और कार्य बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। तो वही आंखें बंद करें और बस एक कार्य जो मन के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, बस सांसों को देखते जाएं। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। बहुत ही बोरिंग काम आपको लगेगा, पर ये कार्य कैसा है जिससे आपका मन आपके नियंत्रण में जो है आ जाएगा। तो इसलिए अपनी गति के अनुसार सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं और कोई कार्य नहीं करना। मन आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने शुरू कर देगा, कहेगा यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अभी कर ले। मन को कहे तो 5 मिनट के बाद पूरा दिन तेरे पास है, सिर्फ 5 मिनट के लिए अभी मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, सिर्फ इतना सा काम। धीरे धीरे सांस ले और जाने दे और चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दिल खोल कर मुस्कुराएं और मुस्कुराते मुस्कुराते पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। बस सांसों को देखते जाएं। धीरे धीरे सांस ले और जाने दें। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर और अपनी मुस्कुराहट पर। 5 मिनट के लिए मन की बिल्कुल नहीं सुननी। मन आपको कहेगा AS2 याद कर लेते हैं, AS कुछ और याद कर लेते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। यार कल मैं छुट्टी पर था, एक बार होमवर्क ही कंप्लीट कर लेते हैं। सब कुछ हो जाएगा इस 5 मिनट में, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। इस 5 मिनट में सिर्फ अपने मन को एक बार कंट्रोल करो। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम अभी फ़िलहाल आपका नहीं है जो अभी हो सकता है, 5 मिनट के बाद नहीं हो सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल सिर्फ मन को कंट्रोल करो, क्योंकि मन को अगर कंट्रोल करना सीख लिया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मन भाग जाता है। इसलिए इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है इस मन को अपने वश में करना। इसलिए मन कुछ भी कहे, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, भाई अभी कुछ नहीं करना। फिर मन आपको पास्ट में ले जाएगा या मन आपको फ्यूचर में ले जाएगा। अभी मन की बिल्कुल नहीं सुननी। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर और अपनी मुस्कुराहट पर। बस धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। मुस्कुराते जाएं, सांस लेते जाएं। मुस्कुराते जाएं, सांस लेते जाएं और समझते जाएं। कार्य तो कठिन है। 2 मिनट हुए पर मन रुका तो नहीं। कितने सारे विचार मन ने पकड़ा दिए, टिकता तो ये मन नहीं है। इसलिए मुस्कुरा दे।
लग रहा था सांसों को देख लेंगे, देख तो नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा और मुस्कुरा दे। फिर कोशिश करें, धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। बस सांसों को देखते जाएं। कोई और कार्य बिल्कुल नहीं, कोई और विचार बिल्कुल नहीं, सिर्फ सांसों को देखते जाएं। धीरे धीरे सांस ले और जाने दें। अगर विचार आने लग गए फिर मुस्कुरा दे, हे राम। और अगर विचार नहीं आए तो बहुत अच्छे से मुस्कुरा दे। चलो 30 सेकंड के लिए तो मन को मैंने कंट्रोल कर लिया। बहुत सुंदर प्रक्रिया है, इस मन को जीतना है। मन को जीत लिया तो आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इस मन को जीत लिया तो जो इमोशनल ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में सुबह दोपहर शाम रात चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इस मन को जीत लिया तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, फियर, डिप्रेशन, ये सब ख़त्म हो गया। क्योंकि सारा खेल ये मन का है। मन उदास हो जाता है, मन रोने लग जाता है, मन ये सारा काम करता है। इसलिए भाई इस मन को संभालें। धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। काम इतना सही है, बहुत ही आसान, बहुत ही मुश्किल। धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। हम मंत्र उच्चारण करेंगे। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और दिल खोल कर मुस्कुरा दे। थोड़ा सा और मुस्कुरा दे। और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें जो है खोल सकते हैं।
चलिए जी, वापस आते हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग पर। इस पर भी थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं। तो भाई लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है हमने कंप्लीट जो है कर लिया था। पेपर में 5 नंबर की वेटेज जो है मैं मानकर चलता हूँ। अब अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ जो है आते हैं। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ जो है अपन करेंगे, AS 10, AS 26 एंड AS 28। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलाकर 10 नंबर की वेटेज जो है मैं रखता हूँ। तो 10 और 5 15% सिलेबस इसके साथ जो है कंप्लीट होगा। तो भाई 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ जो है करने हैं। तो भाई आज अपन शुरू करते हैं AS 10 के साथ। लो जी, आज अपने शुरू करेंगे AS 10। फाउंडेशन में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, इसलिए स्टार्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फाउंडेशन का बेस आपका तैयार है और उसी को पहले पूरा करेंगे, फिर नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर जो है आ जाएंगे। तो भाई AS 10 अगर याद हो किस चीज़ का है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो भाई लिख लें अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ साल पहले AS 6 और AS 10 दोनों अलग अलग थे। AS 6 डेप्रिसिएशन से डील करता था और AS 10 फिक्स्ड एसेट से डील जो है करता था, और फिर ICAI ने इन दोनों को क्लब कर दिया। तो आज की डेट में AS 6 अब नहीं है, AS 6 ख़त्म हो गया। AS 6 का सारा कंटेंट जो है AS 10 में मर्ज कर दिया, और AS 10 पहले अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट नाम होता था, उसकी जगह अब अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो पहले वही है, फाउंडेशन का सारा रिवाइज करते जाते हैं और जो चीज़ फाउंडेशन में नहीं पड़ी उसको अब इंटर में कंप्लीट जो है कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें फाउंडेशन में पड़ी हैं उसको रिवाइज करते हैं, और जो फाउंडेशन में नहीं पड़ा है उसको भी साथ साथ जो भी गैप थे उसको फिल जो है करते हैं। तो लो जी, लिखना शुरू करें। कह रहे हैं दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड this accounting standard deals with accounting of accounting of property plant equipment, शॉर्ट में PPE। हेडिंग यही है, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ऑब्वियसली बात है किससे डील करेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अकाउंटिंग से ही डील जो है करेगा। और CA फाउंडेशन में ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते क्या हैं, आर किसी को याद हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन, किसी को याद हो फाउंडेशन में लिखवाई थी फाउंडेशन रजिस्टर पर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होते हैं, वंस अपॉन अ टाइम जब आप CA फाउंडेशन में थे, कई साल पहले आपने CA फाउंडेशन किया था, अच्छा कई महीनों पहले किया था। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या डेफिनेशन थी, मैंने वही कहा था फाउंडेशन पढ़कर आना है। इंटर में अगर फाउंडेशन फिर से याद करोगे तो इंटर नहीं होगा, जितना फाउंडेशन पढ़ लिया वो टिप्स पे होना चाहिए। इंटर में तो आगे जो है बढ़ेंगे, और फाउंडेशन इंटर टिप्स में होगा तो CA फाइनल जो है होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा जो है नहीं है, फंस जाओगे। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या थी, कुछ टेंजिबल आइटम्स थी, और क्या था किसी को भी याद नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलो लिखना शुरू करें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स
AS10 टेंजिबल की बात करेगा और AS26 किसकी बात करेगा, इंटेंजिबल की बात जो है करेगा। तभी एक साथ करेंगे AS10 AS26 आपका फिर AS28, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ करने हैं। तो AS10 किसकी बात कर रहा है, टेंजिबल आइटम्स की, दैट आर, हाँ जी, दैट आर हेल्ड फॉर, ये टेंजिबल आइटम हमने क्यों रखा है, दैट आर हेल्ड फॉर यूज, हाँ जी, यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस और हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज और फॉर रेंटल पर्पस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कह रहे हैं एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, expected to be used for more than, expected to be used for more than a period of, more than a period of, हाँ जी, कितना, 12 months। लो जी, तो भाई सीए फाउंडेशन का ही बेस अब आगे कंटिन्यू होगा इंटर में, और सीए फाउंडेशन इंटर का बेस आगे कंटिन्यू होगा सीए फाइनल में। इसलिए अब ये स्कूल वाला तरीका याद मत करना कि स्कूल में 9 से 10th में आए, 9th वाला भूल गए, 10th से 11th में गए, 10th वाला भूल गए, 11th से 12th में आए, 11th वाला भूल गए। अगर फाउंडेशन भूल गए ऐसे ही आपको भूल जाएगा, बस ये ध्यान रखना, ऐसे फटाफट जो है भूल जाएगा। फाउंडेशन का लॉ से ही इंटर लॉ कनेक्टेड है, फाउंडेशन के मैथ्स आपके अकाउंट से इंटर अकाउंट्स कनेक्टेड है, फाउंडेशन के मैथ्स से इंटर कॉस्टिंग कनेक्टेड है, फाउंडेशन के इको से इंटर में कई चैप्टर जो है कनेक्टेड है। फाउंडेशन अगर पढ़कर बैठे हो तो इंटर अप्रिशिएट कर पाओगे, नहीं तो इंटर पास करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जो है हो जाएगा। चलो, पर एनीवेज मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही कह रहे हैं दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो कह रहे हैं प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। आखिर ये क्या चीज़ें हैं, दीज आर टेंजिबल आइटम। टेंजिबल का मतलब कह सकते हैं जिसको छू सकते हैं, जैसे ये एक टेंजिबल आइटम है, ये क्या है, एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक टेंजिबल आइटम है, तो मैंने कहा ये क्या है, एक इक्विपमेंट है। मैंने कहा ये एक पैनल है, ये क्या है, एक फर्नीचर है। हमने कहा ये क्या है, एक इक्विपमेंट जो है आ रहे हैं। तो हमने कहा प्रॉपर्टी, ये जो प्रीमाइसेस है ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो हमने कहा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, जिनको आप छू सकते हो, टेंजिबल है, जिनको आप छू सकते हो। और हमने कहा ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेरे बैलेंस शीट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको रखा है, दैट आर हेल्ड, ये मेरे पास है। मैंने इसको क्यों अपने पास रखा है, दैट हैज़ बीन हेल्ड फॉर यूज, क्योंकि मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा। AS2 क्या कहता है, जो सामान रखा बेचने के लिए, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड, वो तो क्या है, बेचने के लिए रखा है। मैं इसको बेचने के लिए नहीं मैंने खरीदा, इसको तो मैंने खरीदा है क्यों, यूज़ करने के लिए। मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ फिनिश गुड बनाने के लिए, फिनिश गुड खरीदता हूँ बेचने के लिए, पर इसको मैं जब खरीदता हूँ, इसको बेचने का मेरा कोई मकसद जो है नहीं है, इसको मैं रखता हूँ किस चीज़ के लिए, यूज़ करने के लिए। क्या यूज़ करना है, या तो इसको मैं अपनी प्रोडक्शन में, अगर मैन्युफैक्चरर है तो मशीनरी खरीद रहा है
सामान बनाने के लिए। मैं इस समय इसको मैंने खरीदा है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मैं सर्विसेज देने के लिए, इसलिए ये एक इक्विपमेंट मैंने खरीदा है, एक पैनल मैंने खरीदा है, ये मेरा मार्कर है मैंने खरीदा है, एक प्रोजेक्टर है जिससे ये स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रही है, ये मेरे पास लैपटॉप है, जो मैंने इक्विपमेंट खरीदे हैं। ये सारे के सारे इक्विपमेंट मैंने क्यों खरीदे हैं? क्योंकि मेरे को सर्विसेज देनी है। ये मेरी बात हुई। जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रोडक्शन जो है करनी है, इसलिए उसने बिल्डिंग जो है खरीदी है, जिसको फैक्ट्री उसने बनाई। जैसे हमने एक बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट ऑफिस जो है हमने खरीदा हुआ है, हमारे कई सारे एडमिशन ऑफिसेज हैं, ये तुम्हारा किराए पर है इसलिए प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, पर हमने कहा हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो हमारा खरीदा हुआ है, तो वो क्या है? प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि उस समय सर्विसेज देनी है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो मेरे को काम जो है आना है। तो हमने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा प्लांट, ऐसे इक्विपमेंट जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ या तो प्रोडक्शन में या सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ट्रक्स लोग खरीदते हैं। कितनी ऐसी कंपनी जो ट्रक खरीदती है रॉ मटेरियल लाने और ले जाने के लिए, फिनिश गुड लाने और ले जाने के लिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ है या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रही है या गुड्स की सप्लाई में काम आ रहा है, सर्विसेज की सप्लाई में जो है काम आ रहा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस की बिल्डिंग है दैट इज हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कॉर्पोरेट ऑफिस में जो फर्नीचर है हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कॉर्पोरेट ऑफिस में जो लैपटॉप सारे हैं दैट इज हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। मेरे यहाँ पर जो लैपटॉप है, अगर मान लीजिए ये पैड है, दैट इज हेल्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो मैंने कहा जो भी सामान है यहाँ पर, जो सामान पड़ा है वो किस लिए? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। कॉर्पोरेट ऑफिस में, हमारे हेड ऑफिस में जो सामान पड़ा है वो किसके लिए है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है आता है। और कभी कभार कुछ हमने प्रॉपर्टी खरीदी है और वो हमने क्यों खरीदी है? आगे हमने किराए पर जो है दे दिया है। ऐसा भी होता है, प्रॉपर्टी खरीद के हमने किराए पर जो है दे दिया। तो प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैंने किराए पर दिया, तो वो प्रॉपर्टी में मेरी क्या आएगी? मेरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो है आ जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? तो हमने कहा शब्द बहुत ध्यान से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्लांट, कौन सा इक्विपमेंट जो टेंजिबल, ऑब्वियसली बात है टेंजिबल होता है, जो मैं रख रहा हूँ, किन चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ, या तो खुद के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या गुड्स की सप्लाई के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या सर्विसेज देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या मैंने खरीद कर मैं उसको किराए पर जो है मैं दे रहा हूँ, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए अगर मैं यूज़ करता हूँ, ये सारे के सारे आइटम्स को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है हमने नाम जो है हमने दिया है। क्या ये बात क्लियर है? हमने ये सारी चेयर्स जो लगाई हैं, सारी के सारी चेयर्स लगाई हैं, क्या पर्पज़ है? कि भाई हमें सर्विसेज देनी है, तो ये चेयर्स भी क्या है? हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, फर्नीचर के अंदर जो है ये मेरा सामान जो है आ जाएगा। तभी चेयर्स पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन जो है लग रहा है। इस पैनल पे क्या लग रही है? डेप्रिसिएशन। इस पर क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन जो है लग रहा है। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन अब कैसे लगेगा? फाउंडेशन में बहुत थोड़ा सा जो है पढ़ा था, अब डिटेल में जो है इसको जो है पढ़ना है बहुत तरीके से। अब AS10 का बहुत विस्तार रूप जो है अब आपको देखने को जो है मिलेगा। तो पहले मैं ना फाउंडेशन से कनेक्टिविटी के साथ जो है चलते हैं कि एक बार फाउंडेशन में जो पढ़ा उसी को इंटर में थोड़ा डिटेल में जो है करेंगे। और साथ में इसको कब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहेंगे? जब हम उसको उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो भाई अगर उसकी लाइफ हम उसको यूज करना चाहते हैं 12 महीने से ज़्यादा, तभी कंसेप्ट आता है डेप्रिसिएशन का। तभी कंसेप्ट किस चीज़ का आता है? डेप्रिसिएशन का। कि मैंने ये माइक खरीदा है और इसको 5 साल यूज़ करूँगा, तो चलो इसका खर्चा 5 सालों में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये माइक खरीदा है 2 महीने के लिए, तो ये तो सारा का सारा पैनल में जो है चला जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कंसेप्ट इसी चक्कर में, जब ये 1 साल से ज़्यादा यूज़ होगा तो हम कहते हैं भाई ये 5 साल का खर्चा है, तो चलो 5 साल में इसको डिवाइड जो है कर दें। तो हमने कहा जो भी ये पैनल है, मान लीजिए 10 साल की इसकी लाइफ है, तो चलो इसको 10 साल जो है हम इसको अलग अलग थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करें। अगर ये पैनल की लाइफ ही 1 या 2 महीने होती, फिर तो पैनल खरीदा सारा पैनल में ही जो है चला जाता। क्या ये बात समझ आती है? लो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है जी, चलो और आगे जो है बढ़ जाएं। फिर आगे ये सब फाउंडेशन का ही चल रहा है, फिर से आगे बढ़ते हैं और लिखें, कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट।
कैन बी acquired by 3 methods। अब कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, कह रहे 3 तरीकों से आप बिल्डिंग अपने पास ला सकते हो। सोचिए मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे क्लासरूम बनाना है, तो बिल्डिंग लाने के 3 तरीके। पहला परचेज कर सकता हूँ। हाँ जी, पहला क्या है? परचेज कर सकता हूँ। आप ही सोच के बताएं। परचेज कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। तो मेरे को बिल्डिंग चाहिए, तो सबसे मेन तरीका जाकर बिल्डिंग खरीद लो। और क्या हो सकता है? हाँ जी, रेंट, मेरी प्रॉपर्टी नहीं आती, रेंट ओनरशिप नहीं, मेरे को बिल्डिंग ओनरशिप में चाहिए, तो मेरे को बिल्डिंग की ओनरशिप चाहिए। पहला तरीका खरीद लो। और क्या हो सकता है? लोन पर तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट पर आ गया, खरीद लिया, कंस्ट्रक्ट कर लो। तो दूसरा तरीका, हाँ जी, सेल्फ कंस्ट्रक्ट। इसके लिए पूरा अगला काउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आएगा AS7। थोड़ा सा AS7 के साथ जो इस पर डिस्कशन करेंगे। AS7 कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, पर उससे इसमें भी आएगा अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किस तरीके से जो है आपका होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरलेटेड जो है चलेंगी। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करके बिल्डिंग बना सकता हूँ, ठीक है जी। और एक तरीका और लिख लीजिए, इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट। एक दूसरी बिल्डिंग के बदले मैंने बिल्डिंग जो है ले ली, बार्टर सिस्टम में भी आप कह सकते हो। तो एक है मैं खरीद कर लाया, एक मैंने खुद बनाया, और एक मैंने एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम जो है मेरी एक दूसरी लैंड थी, लैंड देकर बिल्डिंग जो है मैंने ले लिया, या मेरे पास कुछ एसेट थे, एसेट के बदले मैंने बिल्डिंग जो है ले लिया। जैसे आपने कंपनी अकाउंट से भी शायद पढ़ा था फाउंडेशन में, शेयर्स देकर बदले में मैंने क्या ले लिया? मैंने बिल्डिंग जो है ले ली। मैंने शेयर्स के बदले जो है बार्टर सिस्टम में भी आप शब्द जो है कह सकती हैं। तो भी अब इसी पर चर्चा जो है करनी है। तो मैंने कहा अब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई लैंड एंड आपका मशीनरी हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, 3 तरीके हैं, है ना। घर पे भी होता है। फर्नीचर आपको चाहिए, फर्नीचर चाहिए, एक तरीका मार्केट से खरीद कर लाए, दूसरा तरीका घर पर ही कारपेंटर बिठाया, फर्नीचर बनवाया, होता है ऐसे। एक होता है मार्केट से रेडीमेड, आप सोफा लेकर आए, रेडीमेड टेबल जो है लेकर आए हो, रेडीमेड बेड लेकर आए हो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होता है? आप कारपेंटर को घर पर बिठाते हो और वो आप सोफा जो है बनवाते हो। ऐसा आपके घर में होता है कि नहीं होता? होता है। तो अगर बनवाते हो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो सारा सीखना है। और तीसरा क्या है? ऐसा भी होता है आप पुराना बेड दे आते हो, नया बेड जो है मिल जाता है। एक्सचेंज ऑफर्स भी आते हैं, तो भी पुराना बेड दे आए, नया जो है ले आए। आप पुरानी गाड़ी दे आए, स्कूटर लेकर जो है आ गए, या स्कूटर दे आए, गाड़ी लेकर जो आ गए। डिफरेंस कैश में भी जो है हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं। आपके पास गाड़ी थी, गाड़ी के बदले आप स्कूटर जो है लेकर जो है आ गए, या स्कूटर था साइकिल लेकर आ गए, या साइकिल के बदले स्कूटर लेकर आए। डिफरेंस हो सकता है, कैश मिल भी सकता है, कैश आप दे भी जो है आ सकते हो। मेरे पास एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री मैंने दी और बदले में एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो है ले ली, बिजनेस लॉस में जो है चला गया। तो मैंने बहुत बड़ी बिल्डिंग दी, छोटी सी प्रॉपर्टी ली, बदले में कैश भी मिल गया। या हो सकता है मैंने छोटी बिल्डिंग दी, बड़ी बिल्डिंग ली और मैंने कैश दिया होगा। तो बहुत सारे केसेस जो है आते हैं। मैंने कहा अब इंटर लेवल पर अब धीरे धीरे लेवल और बढ़ना जो है शुरू होगा, पर कंडीशन वही है, जितना फाउंडेशन में पढ़ चुके हो वो तो टिप्स पे होना चाहिए। तो थोड़ा सुकून है, पर जिनका फाउंडेशन टिप्स पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर में पढ़ेंगे तो सारा ही डिटेल में जो है पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी सी मेहनत अब ज़्यादा जो है उन बच्चों को रहेगी जिन्होंने फाउंडेशन अच्छे से जो है नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे सारा कुछ, पर हाँ बस फाउंडेशन जिन्होंने पढ़ा उनके थोड़ा सा ईजी रहता है। जो फाउंडेशन पढ़कर नहीं आए होते या फाउंडेशन अच्छे से नहीं पढ़ा होता उनको बात वही है, फाउंडेशन भी पढ़ना पड़ता है, इंटर भी पढ़ना जो है पड़ता है। चलो फिर खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो भी लिखें, चलो जी आगे लिखें। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट includes cost
इनकर्ड। फिर अब थोड़ा सा फाउंडेशन में पढ़ा था, थोड़ा सा इंटर में जो है पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो भाई लिख लो क्या क्या आएगा। हमने कहा जी दो चीज़ें आएंगी। हमने कहा पहला कॉस्ट इनकर्ड इनिशियली टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट, टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इनिशियली खरीदने में या बनाने में जो खर्चा हुआ वो तो कॉस्ट में आएगा ही आएगा। एक चीज और देखेंगे, सब्सिक्वेंटली उसके बाद के कुछ खर्चे भी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। सब्सिक्वेंटली टू, आपने बाद में भी बिल्डिंग में खर्चा किया। आपने क्या किया, पहले बिल्डिंग खरीदी, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, तब आपने सेकंड फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो बिल्डिंग कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद आपने फ्लोर और कंस्ट्रक्ट जो है कर दिया, तो वो आपका जो है आ जाएगा। सब्सिक्वेंटली टू ऐड, आपने बिल्डिंग खरीदी थी, बिल्डिंग में एक फ्लोर और बना दिया, वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट में जो है आ जाएगा। सब्सिक्वेंटली टू ऐड, टू रिप्लेस मशीनरी है, मशीनें चल रही थी, मशीन का एक पार्ट रिप्लेस कर दिया। गाड़ियों की बात करें, गाड़ी आपने खरीदी और कुछ साल के बाद गाड़ी चल रही है पर गाड़ी के टायर घिस गए, तो नए टायर रिप्लेस कर दिए। अब जो नए टायर लिए हैं, क्या वो गाड़ी के कॉस्ट में ऐड हुआ कि नहीं होगा, ऐड जो है हो जाएगा। इस पे अब सारी चर्चा जो है करनी है कि जो आप ऐड कर रहे हो, हमने कहा वो भी आपका कॉस्ट में आएगा। कुछ चीज़ें कई बार हम रिप्लेस भी जो है कर देते हैं, तो जो जो रिप्लेस करते जाओगे, अगर वो मटेरियल है, अभी सारी चर्चा करेंगे, अगली कई क्लासेस में चर्चा होंगी। जैसे मैंने गाड़ी जो है, गाड़ी का टायर, नॉर्मली गाड़ी की लाइफ कितनी होती है 10 साल, टायर की लाइफ कितनी होती है 4 साल, 3 से 4 साल मानकर जो है चलते हैं। तो हमने कहा हर 3-4 साल के बाद टायर रिप्लेस हो रहे हैं, पर गाड़ी की लाइफ कितनी है 10-15 साल जो है आपकी चल रही है। तो जब भी टायर रिप्लेस करोगे, टायर की कॉस्ट ऐड होगी। कैसे होगी, अभी सारी चर्चा जो है करेंगे। करें टू रिप्लेस एनी पार्ट एंड होल ऑफ इट, टू रिप्लेस एनी पार्ट या होल ऑफ इट। होल ऑफ इट, बिल्डिंग थी और होता है बिल्डिंग को तोड़ के फिर से बिल्डिंग जो है बनाई, ऐसा भी होता है। कई बार बिल्डिंग होती है, कई साल हो गए, तो कह रहे भाई अब बिल्डिंग को पूरा तोड़कर फिर से बिल्डिंग जो है बनाते हैं, तो आपने पूरी बिल्डिंग को ही रिप्लेस जो है आपने कर दिया। आई होप क्या ही बात समझ आ रही है। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कॉस्ट इंक्लूड्स, कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों सारा ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, मेरे को थम्स अप देते रहा करो, और अगर कुछ अटक रही हैं तो क्वेरी जो है पूछते रहें। अभी तक ऑनलाइन में सारा ठीक जो है चल रहा है। चलो तो भाई कॉस्ट इंक्लूड, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, अब वही सेम। अगर मैं कोई भी मशीनरी खरीद कर ला रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं, मैंने एसी खरीदना है, फाउंडेशन में ये एग्जांपल दिया था, फिर से रिपीट करते हैं। एसी खरीदना है, पहले बताओ एसी क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आता है कि नहीं आता। हाँ, एसी क्या है, एक प्लांट कह सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी जो है कह सकते हो। तो एसी हमने ऑफिस में लगाया है, एसी हमने क्लासरूम में जो है लगाया, तो क्या कहते हो, ये एसी मेरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों, क्या ये टेंजिबल है, हाँ जी बिल्कुल टेंजिबल आइटम है। हमने इसको क्यों रखा है अपने पास, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, एक क्लासरूम वाले एसी का पर्पस क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर एसी नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो हमने कहा इसलिए क्लासरूम में अच्छे से आप पढ़ सके, इसलिए आपको कंफर्ट देने के लिए एसी जो है हमें चाहिए। ऑफिस में एसी क्यों चाहिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो क्या ये ज़रूरत है, हाँ जी ज़रूरी है। क्या एसी की लाइफ 12 महीने से ज़्यादा होती है, हाँ हम एसी को यूज़ करते हैं, 5-6 साल जो है एसी के निकल जाते हैं, 5-6 साल एसी के जो है निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाएगा। अब इस एसी की कॉस्ट में क्या क्या आएगा,
इस एसी कॉस्ट में क्या क्या आएगा, फिर से वही बताओ, एसी कॉस्ट में क्या क्या आएगा। मैं गया सेलर के पास, मैं एक दुकान में गया, एक शॉप पर गया, तो मैं एसी पूछूंगा, तो भाई शॉपकीपर मुझे क्या बताएगा, एक परचेज प्राइस बताएगा। तो मेरा जो परचेज प्राइस है उसने कहा भैया एसी कितने का, 25,000 रुपये का। एसी कितने का, 25,000 रुपये का। मैंने कहा भैया हम तो आपसे बल्क में एसी जो है लेते, मान लीजिए हमें 10 एसी जो है चाहिए। मैंने कहा भैया हमें 10 एसी चाहिए, तो 10 एसी 2.5 लाख रुपए के एसी जो है हो गए। तो भैया थोड़ा सा तो आपको हमें डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट। उन्होंने हमें डिस्काउंट जो है दे दिया। उन्होंने कहा चलो सर आपको 30,000 रुपये लेस कर देते हैं। तो बताओ मेरे को एसी कितने का पड़ा, 2,20,000। एसी कितने का पड़ा, 2,20,000। ये मेरा क्या था, एमआरपी कह सकते हो, एमआरपी था। उसमें से क्या हुआ, लेस डिस्काउंट किया 30,000, तो ये मेरा नेट प्राइस जो है आ गया। ये मेरा क्या आ गया, नेट प्राइस जो है ये मेरा आ गया 2,20,000। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अब क्या होगा, इंडिया में जीएसटी लगेगा। इंडिया मान लेते हैं इस पे जीएसटी जो है लग जाएगा। मान लो जीएसटी 10,000 रुपये का लग गया, ठीक है, मान लेते हैं जीएसटी 10,000 रुपये का जो है लगा। अब यहाँ पर अब मेरे को चेक करना है, जो अब आपको जीएसटी कानून में पढ़ोगे, अब एसी खरीदते समय इस पे जो मैंने 10,000 रुपये दिए, क्या ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, वही सेम चीज अब उस समय चेक करेंगे जीएसटी कानून में। अब आप इंटर में पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ते समय चेक करना है, एसी में मैंने 10,000 रुपये दिए हैं, क्या ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अगर ये रिफंडेबल हुआ, अगर ये रिफंडेबल हुआ तो बताओ जी क्या ये एसी कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं कहूंगा जी एसी पड़ा 2,20,000 का, और क्या लिखूंगा, इनपुट जीएसटी कितना 10,000 टू बैंक अकाउंट 2,30,000। क्या ये बात समझ आती है। तो मैंने कहा जी 10,000 का मेरे को रिफंड मिल जाएगा, तो इसको मैं अलग हेडिंग में लेकर जो है जाता हूँ, जो सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। तो जब हम जीएसटी पे करते हैं तो क्या होता है, इनपुट जीएसटी। जब मैं जीएसटी चार्ज करता हूँ तो आउटपुट जीएसटी, और उनका क्रेडिट के बाद फिर बैंक में पेमेंट जो है होती है। थोड़ा सा फाउंडेशन पढ़ा था, डिटेल में आप इंटर में जो है पढ़ोगे, ठीक है। इंटर में स्टोरी क्या है, इंटर में जीएसटी निकालना सीखोगे, अकाउंटिंग एंट्री फाउंडेशन में पढ़ा चुके, इंटर में फिर से आपको एंट्री शायद नहीं जो है पढ़ाई जाती, ठीक है। और अगर ये नॉन रिफंडेबल हुआ, बताओ जी अगर ये नॉन रिफंडेबल हुआ तो 10,000 का क्या करना है, ये इसी में ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, एसी टू बैंक अकाउंट 2,30,000। तो मैंने कहा मेरा एसी ही कितने का पड़ा, 2,30,000। आई होप क्या ये बात क्लियर है। तो अगर रिफंडेबल हुआ एसी कॉस्ट में नहीं आएगा, अलग से दिखाएंगे, और अगर ये नॉन रिफंडेबल हुआ एसी कॉस्ट में जो है आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा अब ये मान लेते हैं अगर नॉन रिफंडेबल है 2,30,000, उसके बाद और भी कोई खर्चा ऐड करेंगे। फिर हमने कहा अब एसी उन्होंने दे दिया पैक करके, उन्होंने कहा सर ले जाओ। अब जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ बेचने की। अच्छा सीए फाउंडेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर याद हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद हो, ओनरशिप कब पास होती है, ओनरशिप या कहूँगा प्रॉपर्टी, यही वर्ड था, ओनरशिप या प्रॉपर्टी। ओनरशिप कब पास होती है, इस एसी की ओनरशिप कब पास होगी, व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। अब मैंने कहा फाउंडेशन का सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद करो, व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। जैसे एसी पैक कर दिया है, क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है कि नहीं है, बिल्कुल है, वो बिल्कुल आपका जो है आ गया। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी मैं कहूँ अच्छे से याद करना, फिर आपको पता होगा गुड्स कौन से होते हैं, या तो असर्टेन होते हैं या अनअसर्टेन जो है होते हैं। अगर जनरल गुड्स थे तो जैसे ही सेलर ने गुड्स को क्या कर दिया, एप्रोप्रिएट कर दिया। मैं मार्केट में गया, भैया एसी मुझे चाहिए, मेरे को एसी चाहिए, उसने अपने गोडाउन में बहुत सारे एसी पड़े होंगे, एक एसी लेकर आया, पैक करके मेरे को दे दिया, ये एसी क्या बन गया, असर्टेन हो गया। क्या ये डिलीवरेबल स्टेट में है, हाँ जी डिलीवरेबल स्टेट में। उसी समय इसकी ओनरशिप मेरे पास जो है आ चुकी है। क्या ये बात समझ आते हैं। तो मैंने कहा अब ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीजें अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंटर में नहीं पढ़ा रहे, पर इस समय अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट माइंड में जो है आपके चलना जो है चाहिए। उसी समय डिलीवरेबल स्टेट में आ चुका है, तो इस समय एसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बायर की।
ओनर के साथ रिस्क ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, रिस्क ट्रांसफर हो गया। अगर अब एसी टूट गया, किसकी जिम्मेदारी, बायर की। तो इसका मतलब लोडिंग की जिम्मेदारी किसकी, बायर की। रास्ते की जिम्मेदारी किसकी, बायर की। अनलोडिंग की जिम्मेदारी किसकी, बायर की। तभी ये सारा खर्चा किसका, बायर का जो है हो जाता है। आई होप बात समझ आती है। तो मैंने कहा इसके बाद लोडिंग पे 5,000 रुपये खर्च हुए, तो मैंने कहा मैंने 5,000 रुपये लोडिंग के दिए, ट्रांसपोर्टेशन के मैंने 10,000 रुपये दिए, उसके बाद अनलोडिंग के मैंने 2,000 रुपये दिए। तो मैंने कहा जो भी मेरा खर्चा जो है 2,47,000 जो है ये मेरा आ गया। क्या ये एसी कॉस्ट में आएगा, हाँ जी बिल्कुल जो है ये मेरा एसी कॉस्ट में आएगा। तो यहाँ पे 230 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,47,000 जो है आ जाएगा। ये सारे का सारा खर्चा इस एसी में ही मुझे ऐड जो है करना है। और ऐसा ही सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा आप पढ़कर जो है आए हुए, इसलिए इंटर मेन आपका पढ़ना यहाँ से शुरू है, एक बेस फाउंडेशन बनकर जो है आया था कि बेस में आपने थोड़ा पढ़ा है, अब इंटर को बहुत अच्छे से जो है आप अप्रिशिएट कर पाओगे, कंफर्टेबल है। तो हमने कहा ये लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन सारा का सारा खर्चा एसी में ही ऐड होगा। उसके बाद अब मैंने अनलोड कर दिया, अब मैंने अनलोड कर दिया है, एसी का डब्बा फैक्ट्री पे पड़ा है, तो क्या अब एसी काम करना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं, अब इसको क्या करना है, इंस्टॉल भी करना है, इंस्टॉल भी करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या मैं खुद इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये तो शायद नहीं कर सकता। इंस्टॉल करने के लिए मुझे एक टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा, कंपनी से एक व्यक्ति आएगा जो इंस्टॉल करेगा, उसने भी इसके ले लिए 1,000 रुपये। कंपनी कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से, ये भी मुझे एसी में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एसी की बात करें, एसी की बात करें तो एसी को इंस्टॉल करने के लिए मेरे को दीवार, ये जो वॉल है जिसमें बीच में एसी लगेगा, तो उसके लिए मुझे एक मिस्त्री को बुलाना पड़ता है जो इसमें दीवार में तोड़ेगा, यहाँ से और भी तोड़ेगा, जिससे आपकी पाइप बाहर जाएगी, बाहर जो है एक फैन लगेगा, उसके लिए एक मिस्त्री को अलग से बुलाना पड़ेगा। ये टेक्नीशियन काम नहीं करता, वो तो कहता है सर ये तोड़ कर, क्योंकि मेरा काम तो इंस्टॉल करने का है, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं मिस्त्री नहीं हूँ। तो एक मिस्त्री को बुलाया, उसने भी 2,000 रुपये और ले लिए। उसने कहा सर यहाँ पर ये टूटेगा, हथौड़ा मारा, सारा कुछ किया, 2,000 रुपये और लिए। तो मैंने कहा ये सारा का सारा खर्चा एसी में ही ऐड हो जाता है। क्या ये बात समझ आती है। तो हमने कहा ये सारा का सारा खर्चा एसी की कॉस्ट में ही जो है ऐड हो जाएगा। चलो तो अब इसी को मैं लिखवा देता हूँ। तो भाई जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ रखा था आपका रिवाइज हो गया, जो आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आई होप आपको ये बात समझ जो है आ गई होगी। तो अगर एक कॉस्ट इंक्लूड क्या क्या चीज़ें, हमने कहा जी परचेज कॉस्ट, कॉस्ट इंक्लूड परचेज कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट यहां पर माइनस होता है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता। तभी याद करो ट्रेड डिस्काउंट परचेज बुक में दिखाते थे, कैश डिस्काउंट पीएनएल में दिखाते, दोनों डिस्काउंट अलग जो है आपके रहते हैं। तो कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट। चलो जी फिर आगे चेक करें। नेक्स्ट हमने कहा ऐड क्या करना है, इंपोर्ट ड्यूटी। आगे क्या करना है, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एनी अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। तब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जीएसटी हमेशा मानकर चलेंगे रिफंडेबल है। जीएसटी अगर स्पेसिफिक लिखा हो कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल तो नॉन रिफंडेबल, नहीं तो हमेशा मानकर चलेंगे जीएसटी क्या रहेगा, रिफंडेबल। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा क्या मान के चलेंगे, नॉन रिफंडेबल। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी गिवन है नॉन रिफंडेबल मानेंगे, जीएसटी अगर गिवन है रिफंडेबल मान के चलेंगे। अगर सवाल कुछ और कहे तो बात अलग है, नहीं तो हम इंपोर्ट ड्यूटी मानेंगे या और भी कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है उसको क्या करना है, ऐड जो है करना है। उसके बाद और क्या ऐड करना है, हमने कहा जी एनी कॉस्ट, और भी कोई कॉस्ट डायरेक्टली
attributable to bringing the asset, attributable to bringing the asset to its location, और वो सारे के सारे खर्चे शोरूम से फैक्ट्री तक के, हमारी लोकेशन तक के लाने के सारे खर्चे टू इट्स लोकेशन एंड कंडीशन, टू इट्स लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable, necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. तो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे और वो सारे के सारे खर्चे जो डायरेक्टली इनकर हुए हैं, एट्रीब्यूट हुए हैं इसी पर, किस चीज पर, इस एसेट को लाने में, इस एसेट को लाने में, कहाँ तक लाने में, उस लोकेशन तक लाने में, और कौन सा खर्चा, और उसको उस हालत में बनाने में, इंस्टॉल भी तो करना है, हमने कहा लाने तक का नहीं, हमने कहा और उसको उस कंडीशन तक पहुंचाने में जिससे हम यूज़ कर सके। तो एसी को यूज़ करने के लिए मुझे उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, तो मैंने कहा उस लेवल तक, उस कंडीशन तक पहुंचाने में जो ज़रूरी है, जो उस एसी के लिए ज़रूरी है, जिससे एसी कैपेबल है ऑपरेट करने में, किस तरीके, जो मैनेजमेंट चाहती है। मैनेजमेंट का पर्पस क्या है एसी का, कि वो कूलिंग जो है दे, तो कूलिंग करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है, कूलिंग करने के लिए एसी भी लगेगा, फिर एसी की पाइप भी लगेगी, बाहर आउटडोर में एक फ़ैन भी लगेगा, वो सारी चीज़ें जिससे एसी का काम होना शुरू हो जाए, वहाँ तक का सारा खर्चा एसी कॉस्ट में ही जो है आएगा, वो सारा खर्चा एसी कॉस्ट में जो है आ जाएगा। आई होप क्या ये बात क्लियर है। तो हमने कहा एसी कॉस्ट में क्या क्या आएगा, हमने कहा जो एसी का सामान खरीदने का मेन परचेज कॉस्ट, कोई भी डिस्काउंट अगर माइनस होता है, रिबेट भी डिस्काउंट मानकर जो है चले, रिबेट ही दूसरा नाम डिस्काउंट, कह रहे हैं ये हमें माइनस करना है, कोई भी टैक्स जो नॉन रिफंडेबल है उसको ऐड करना है, और कोई भी ऐसा खर्चा उस एसी को लाने तक का और उसको उस लेवल तक पहुंचाने तक का जिससे एसी का काम होना शुरू हो जाए, इंस्टॉलेशन तक का सारा खर्चा एसी कॉस्ट में जो है वो आपका जो है आ जाएगा। ठीक है जी, तो लिख लें फॉर एग्जांपल इसी के नीचे, उसका अगला पॉइंट नीचे करेंगे, इसी का फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ऑनलाइन एक बच्चे का बड़ा प्यारा सा मैसेज है, बहुत मासूम सा बच्चा है। बच्चा लिख रहा है सर कोहली खेल रहा है, आज कोई मैच है, ओ किस चीज़ का मैच है आज, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहे सर कोहली खेल रहा है, तो जिनको पता है आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और बहुत सारे ऑनलाइन वाले बच्चे इस समय मैच देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले देखना चाहते थे पर इस समय शायद आए हुए हैं, तो कोहली अपने करियर के लिए खेल रहा है, वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहा, वो अपने करियर के लिए खेल रहा है, और ये जो मासूम बच्चा है ये अपने करियर से खेल रहा है। बस इतना सा ही फर्क है, कोहली अपने करियर के लिए खेल रहा है, और इस समय आप AS10 को छोड़ के आप इस समय मैच देख रहे हैं, तो मेरा प्यारा बच्चा तुम अपने करियर से खेल रहे हो, खेल दोनों ही रहे हैं,
एक अपने करियर के लिए खेल रहा है, दूसरा अपने करियर से खेल रहा है। तो इसलिए आप भी अपने करियर के लिए पढ़ें तो थोड़ा सा बेटर जो है रहेगा। इतना टाइम होता है आपके लिए? मेरे को पता भी नहीं कौन सा मैच है। चलो कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, cost of site preparation, installation and assembly cost. तो भाई साइट प्रिपरेशन मतलब एसी को इंस्टॉल करने के लिए वो साइट में, दीवार में हमें जगह बनानी पड़ेगी, इंस्टॉल करना है, कुछ चीज़ें कई बार असेंबल करनी जो है पड़ जाती है, असेंबली कॉस्ट। फिर होने का टेक्निकल और प्रोफेशनल फी। हमने एक टेक्नीशियन को बनाया या किसी प्रोफेशनल को जो है बुलाया है, कोई भी अगर ऐसा खर्चा हुआ वो सब आएगा। फिर कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, और कल को कई बार मशीन को टेस्ट भी करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। whether asset is functioning, whether asset is functioning properly। कल को हमने मशीनरी मान लीजिए खरीदी, अब मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, प्रोडक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, कई बार हमें टेस्ट भी जो है करना जो है पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए बुक प्रिंटिंग की मशीन है, बुक प्रिंटिंग की हम मशीन जो है लेकर आए और हमें चेक करना है अब ये बुक प्रिंटिंग मशीन काम करेगी नहीं करेगी, तो कैसे चेक करोगे? प्रिंट करके ही चेक करोगे। हमने किताबें हमें प्रिंट करके चेक करनी है, तो हमने कहा किताबें चेक करनी है और हमें वही चेक करना है इसकी स्पीड कितनी है, क्वालिटी कितनी है। तो हमने 1000 किताबें हमने प्रिंटिंग में जो है डाल दी। हमें वही चेक करना है किताबें 1-2 पेजेस नहीं, हमने कहा सीधा 1000 किताबें, हर किताब 500-500 पेज की है, हर किताब 500-500 पेज की। हमने कहा चेक करते हैं 1000 किताबों तक क्या ये प्रिंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो हमने कहा 1000 किताबों का प्रिंट जब कर रहे थे तो मैंने कहा चेक करें कितना, 5 लाख पेजेस हमने प्रिंट करा दिए। 5 लाख पेजेस हमने प्रिंट जो है हमने कर दिए। एक पेज मान लेते हैं 10 पैसे का पड़ता है, तो 50,000 रुपये का पेपर हमने यूज़ कर दिया और प्रिंटिंग बेकार हो गई। स्टार्टिंग में चेक किया कि उसका जो इंक है फैल रही है, हमने फिर उसको ठीक किया, फिर से हमने प्रिंटिंग जो है हमने डाली, कलर मिसमैच हो रहा है, फिर से चेक किया, फिर हमने प्रिंटिंग डाली और इस प्रिंटिंग में मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए हमारा खर्च हो गया। उसके बाद ओके रिपोर्ट जो है आ गई। ठीक है, तो हमने चेक किया प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार पेपर बीच में फट रहा था, गड़बड़ हो गया, प्रिंट स्टार्टिंग में अच्छा आया, बीच में लाइट हो गया, कई बार इंक फैल गई, ऐसी सारी चीज़ें हुई। 1.5 लाख रुपए इस टेस्टिंग में लग गया। तो आप क्या कहते हो, 1.5 लाख रुपए इस मशीन में डालूं कि ना डालूं? ये मशीन की कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? ये मशीन की कॉस्ट में जो है आ जाता है, टेस्टिंग चार्जेस मशीन की कॉस्ट में जो है आएगा। तो मैंने कहा मशीन जब तक रेडी टू यूज़ नहीं होती तब तक ये सारा क्या है, मशीन की कॉस्ट में ही जो है आ जाएगा। आई होप क्या ये बात क्लियर है? तो हमने कहा मशीन इंस्टॉल हुई, उसके बाद उसको टेस्ट करने पर भी 1,50,000 में भी 10,000 जितना पैसा खर्च हुआ तो वो सारा क्या होगा, वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से फिर सोच के बताना, 1.5 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट में ऐड तो कर लिया, पर इसमें कुछ किताबें तो ठीक निकल गई थी। मान लो इसमें से 1000 में से 100 किताबें ठीक निकलती थी, फिर सारा जो है गड़बड़ हो गया। तो हमने कहा 100 किताबें मान लीजिए जो ठीक निकली उसको हमने बेच दिया और उससे हमें 25,000 रुपये मिल गए, 25,000 मिल गए। तो अब मुझे बताओ ये जो 25,000 रुपये मेरे को मिले हैं इसको मैं इनकम में दिखाऊं या मशीन की कॉस्ट में? जहां मैंने 1.5 लाख रुपये ऐड करे उसमें से 25,000 ही माइनस कर दो। क्या करते हो, जो किताबें मेरी सही मिली इसको मशीन की कॉस्ट से ही माइनस करूं या इसको सेल ऑफ बुक्स अलग से दिखाऊं?
तो भाई कितने कह रहे हैं इसको सेल ऑफ बुक्स में ही दिखाएं, सेल, और कितने कह रहे हैं कॉस्ट से माइनस होना चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब मैंने सारा खर्चा कॉस्ट में ऐड कर दिया तो उसमें जो आमदनी निकली फिलहाल कॉस्ट से ही माइनस जो है कर देंगे। तो सर ये 100 किताबें जो ठीक निकली वो तो किताबें भेज दी, और सर बाकी जो पेपर जो जिसमें इंक फैल गई थी, पेपर बीच में आ गया था, उसका क्या करूंगा, उसको रद्दी में बेच देंगे। रद्दी के 5,000 रुपये और आ गए, रद्दी के 5,000 रुपये और आ गए, उसका क्या करना है, वो भी इसी में से माइनस हो जाएगा। तो हमने कहा वो भी इसी में से जो है माइनस जो है हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई इस समय जब टेस्टिंग चल रही है तो टेस्टिंग का अगर सारा खर्चा आप ऐड कर रहे हो तो टेस्टिंग फेज में अगर कोई आमदनी भी होगी इसी में से माइनस करके नेट खर्चा जो है अपने को डालना होगा। तो भाई चेक करो, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग the net proceed from selling any item produced while bringing the asset to its location and condition। और वही कहा वो सारे के सारे खर्चे ऐड कर देना, और इस बीच में अगर कोई आमदनी भी हुई है वो कॉस्ट से माइनस जो है कर दीजिएगा, वो कॉस्ट से जो है मुझे माइनस जो है कर दीजिएगा। आई होप यहाँ तक सारी बात ठीक चल रही है। ऑनलाइन बच्चा क्या पूछ रहा है, सर जो आपने ऊपर कॉस्ट ऑफ पीपीई लिखवाई है और अब जो कॉस्ट लिखवा रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। मेरा प्यारा सा बच्चा कह रहे हैं सर आपने यहाँ पर लिखवाया कॉस्ट इंक्लूड, सर आपने ऊपर भी लिखवाया कॉस्ट इंक्लूड, सर दोनों में क्या फ़र्क है। ये बेटा मैंने लिखवाया है ग्रीन कलर से और ये मैंने लिखवाया है पिंकिश रेड कलर से लिखवाया है। पहला फ़र्क तो ये है, ठीक है, पहला फ़र्क होता ना स्पॉट 5 डिफरेंसेस। पहला फ़र्क तो ऊपर वाला ग्रीन से था, नीचे वाला रेड से था। दूसरे में इसमें इतने ही पॉइंट थे और इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट जो है आ गए हैं, ठीक है। तीसरा फ़र्क ये जो इनिशियल कॉस्ट टू एक्वायर था उसी की एक्सप्लेनेशन है, ये उसी की एक्सप्लेनेशन जो है चल रही है। इनिशियल कॉस्ट टू एक्वायर है, इस कॉस्ट में क्या आएगा, परचेज कॉस्ट आएगी। परचेज कॉस्ट अगर मैं एक्वायर कर रहा हूँ परचेज कॉस्ट ऑफ मशीनरी आएगी, अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो जो है आ जाएगा। तो हमने कहा हम बात वही करें, मेरी मशीनरी कॉस्ट में क्या आएगा, इनिशियल कॉस्ट खरीदने की। अब इनिशियल कॉस्ट खरीदने की कॉस्ट का क्या है, हम उसी पर चर्चा जो है कर रहे हैं, ठीक है। या हमने कहा अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट की कॉस्ट में क्या आएगा, वो यही सारा कॉस्ट जो है आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में भी उसके बाद जो आपने खरीदा वो सारी चीज़ें जो है आ जाएगी, ठीक है। आई होप बात समझ आ रही है। तो इसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसी की एक्सप्लेनेशन है कि जो कॉस्ट है, दो कॉस्ट है। पहली बार जब बिल्डिंग खरीदोगे और बाद में उसको और बिल्डिंग बनाओगे तो वो आएगा, और जब पहली बार भी खरीदोगे बाद में बनाओगे उसमें क्या क्या आएगा। अगर मैं कोई टायर रिप्लेस कर रहा हूँ तो टायर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट में हम टायर खरीद कर लाएंगे, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कोई टैक्स होगा, वो सारी कॉस्ट जो है आ जाएगी, ठीक है जी। आई होप क्या ये बात समझ आ रही है, ठीक है जी, कंफर्टेबल चल रहा है। किसी के मन में और कोई दुविधा हो, हाँ जी, इनको माइक जो है फटाफट दे दें, हाँ जी फटाफट से इनको माइक दें।
हाँ ऑनलाइन बच्चा कह रहे ठीक आ गया है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा। जैसे हमने कोई एसेट खरीदी, हमने कोई एसेट खरीदा, फिर उसके कुछ पीरियड ऑफ टाइम बाद उसमें कोई दिक्कत हुई जिसकी वजह से हमें उसमें कोई रिप्लेसमेंट करानी पड़ी अंडर द वारंटी। पर हमने जो उसे रिप्लेसमेंट कराई कोई नई कॉस्ट नहीं इंकर्ड हुई, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट की वजह से उस एसेट की लाइफ में डिफरेंस आया, तो हम इसका भी कोई ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा पीपीपी के अंदर? एक बार धीरे सांस ले और जाने दे। क्या AS10 खत्म हो गया है? अभी तो शुरू किया है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है, थोड़ा सा मौका दे एक बार, ठीक है ना। ये सारा मुझे पढ़ाना है, अभी शुरू किया है मैंने भाई, कहा मैंने भी सारी चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और मुस्कुराहट पर, ठीक है। अभी सब चर्चा जो है अभी करेंगे, अभी मेरे को थोड़ा सा मौका दें, यहां तक किसी को पूछना हो आगे का भी बिल्कुल भी मत जो है आप सोचें, ठीक है जी। चलो बच्चा कह रहे हैं सर PPE भी तो इन्वेंट्री स्टॉक हो सकता है, PPE भी तो इन्वेंट्री स्टॉक हो सकता है। इस बात को फिर समझे। मशीनरी AS2 में आएगा कि AS10 में आएगा? हाँ जी, मशीनरी AS2 में आएगा कि AS10 में आएगा? डिपेंड अपॉन द पर्सन। मैंने मशीनरी अगर खरीदी है अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर मी इट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पर जो मशीन बेचने वाला व्यक्ति है उसके लिए ये क्या है? स्टॉक है। वो मशीन खरीदता है बेचने के लिए, उसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, उसके लिए क्या है? फिनिश गुड है। वो मशीनरी अगर बना रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल खरीद रहा है, वो उसका रॉ मटेरियल है। मशीनरी बीच में है, वो उसका वर्क इन प्रोसेस है, उसके लिए ये मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं आएगी, उसके लिए मशीनरी क्या है? AS2 है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए जो ट्रेडर है जो मशीनरी बनाकर मशीनरी ही बेचता है, AC के जितने मैन्युफैक्चरर हैं तो उनकी बैलेंस शीट में AC क्या फिनिश एसेट में आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आता है या इन्वेंट्री में आता है? उनके लिए इन्वेंट्री है, उनके लिए तो ये इन्वेंट्री जो है आएगा। जितने भी AC मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए AC क्या है? इन्वेंट्री। मेरे लिए AC क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट है, मैं AC प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिखाकर उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। मैन्युफैक्चर AC का जो है वोल्टास कंपनी जो है वो क्या करती है? वो AC को कैसे दिखाएगी? कॉस्ट और NRV विच इज लोअर, दोनों की पॉलिसी अलग है, तभी मैं साथ से इसको पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। AS2 का वैल्यूएशन अलग चलेगा। क्या वोल्टास कंपनी जो AC बनाती है क्या वो अपने AC पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी? नहीं, वो तो कॉस्ट और NRV विच इज लोअर पर काम जो है चलता है। मैंने AC क्यों खरीदा? क्या मैंने AC बेचने के लिए खरीदा है? नहीं, मेरे लिए AC क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उस पर मैं डेप्रिसिएशन जो है लगाऊंगा। इतनी बात क्लियर है। वोल्टास कंपनी की बात करें, AC बना रही है, ठीक है, AC बना रही है और उन्होंने हर साल 1 लाख AC बनाते हैं, 1 लाख AC बनाते हैं। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक मान लो 1000 AC का बच गया, क्लोजिंग स्टॉक 1000 AC का बचा, किस पर दिखाएंगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। फिर AC का रॉ मटेरियल बचा है, कुछ AC वर्क इन प्रोग्रेस है, वो सारा करेंगे। इस कंपनी ने AC बनाए, उसमें से 50 AC उन्होंने अपने ऑफिस में भी लगा दिए। उसी कंपनी ने, ऐसा भी होगा, AC बना रही है, उसी में से 50 AC अपने ऑफिस में भी लगा दिए। अब ये AC उस कंपनी के इन्वेंट्री में दिखाओगे या AS10 में दिखाओगे? अब ये AS10 में आ गया, ये कौन सा AC हो गया? और इसी कॉस्ट कैसे निकालोगे? वही ऊपर से। ये कॉस्ट मेरी कौन सी है? मैंने खुद ही कंस्ट्रक्ट करा है, मैंने खरीदा नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मुझे पता है, तो मैं AC कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिखाकर ये AS10 में दिखाऊंगा। तो जो AC मैंने यूज करे AS10 में जाएगा, इस पर मैं डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा। पर जो AC मैं इन जनरल बना रहा हूं और जो AC क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ा है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
कौन सा AC AS2 के हिसाब से चलेगा, कौन सा AC AS10 के हिसाब से चलेगा। तो जो भी स्टॉक मैं खरीदता हूं बेचने के लिए, जो भी स्टॉक मैं खरीदता हूं बेचने के लिए, वो क्या है, AS2 इन्वेंट्री। पर जो सामान मैं खरीदता हूं यूज करने के लिए, फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज, फॉर रेंटल पर्पज, वो AS10 में जो है आता है। बहुत बारीकी से अब जो है पढ़ना है, क्योंकि यही काम आपको करना है, यही काम आपको करना है। 1 साल के बाद जब आपका इंटर हो जाएगा तब आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तब आप सीधा सीधा आप ट्रेनिंग में जाएंगे और वहीं पर यही सारा काम जो देखना है। हमारे लिए कुर्सियां क्या हैं, चेयर्स। हमारे लिए चेयर्स क्या है, हमारे लिए फर्नीचर क्या है, एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पर जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है उसके लिए फर्नीचर क्या है, इन्वेंट्री, एज पर AS2। हमने कहा जो चेयर मैन्युफैक्चरर है उसके लिए चेयर्स क्या है, इन्वेंट्री, एज पर AS2। मेरे लिए चेयर और फर्नीचर क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एज पर AS10। आई होप क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है जी, चलो और आगे जो है आ जाए। चलो मेरे हिसाब से अभी शायद सारी बात क्लियर हो गई है। ठीक है मेरे हिसाब से, हाँ। तो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से सारी बात जो है चलेगी। आई होप अब क्लियर है। इसलिए मैंने कहा आप AS2 बहुत तरीके से पढ़ लेना, AS10 सब साथ साथ कोरिलेट जो है करते जो है चले जाना। चलो जी और आगे जो है बढ़ते हैं। तो लो जी यहाँ तक सारा हो गया था। उसके बाद अब आगे आ जाओ, एक पॉइंट और मुझे यहाँ पे लिखवाना है। चलो जी एक पॉइंट और आगे जो है लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये शायद फाउंडेशन में नहीं पढ़ा होगा, फाउंडेशन में कुछ कुछ पढ़ा, अब जो फाउंडेशन में नहीं पढ़ा उसको इंटर में जो है कंप्लीट करते हैं। तो हमने कहा AC के कॉस्ट में और क्या क्या आएगा, मशीनरी कॉस्ट में और क्या क्या आएगा, एक और चीज आएगी इनिशियल एस्टीमेट। एक खर्चा और आ जाता है, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉमा रिकवरिंग the cost of dismantling। ये वर्ड कुछ गलत ही लिख दिया है, किसने दिया मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार काट दें। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और restoring the site on which it is located। लो जी एक चीज और उन्होंने कहा, कह रहे AC कॉस्ट में एक चीज और भी आपको डालनी चाहिए। कह रहे इंस्टॉलेशन तक तो ठीक है, पर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब ये AC खराब हो जाएगा तो उस समय 2 बातें हो सकती हैं, या तो नया AC यहीं पर लगा दोगे, अगर नया AC यहीं पर लगा दोगे तो बात खत्म है। पर कल को अगर बाद में आपने सोचा 10 साल के बाद हम इस AC को यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगे कहीं और लगाएंगे, या कितनी बार होता है कि 10 साल के बाद अभी जो AC लगा रहे हैं उसके हमें भी हम कुछ और कर देंगे, डक्टिंग लगा देंगे, कुछ सोच रहे हैं। तो हमने कहा आपने अगर AC को बाद में फिर डिसमेंटल करोगे, उतारने का खर्चा आपका आएगा। दूसरा, फिर आपने उस दीवार पर आपने जब AC उतारा और ये पाइपें उतारी तो आपको फिर एक मिस्त्री बुलाना पड़ेगा और इस साइड को फिर से
ठीक करना पड़ेगा। तो हमने कहा उसका भी जो एक अंदाज़ा खर्चा 10 साल बाद होगा वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना जो है पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ये भी ऐड जो है करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि 5 या 10 साल के बाद इस मशीन को जब भी हम हटाएंगे, हटाने पर भी अलग से खर्चा जो है होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको वो भी एस्टिमेट करके आपको इस कॉस्ट में जो है आपको डाल देना चाहिए। ठीक है जी, आई होप क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है। पर एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल जो है हमेशा रहता है, इसलिए हमेशा एक डिबेटेबल जो है रहेगा कि 10 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये आईसीए ने लिख तो दिया है पर आईसीए भी इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहता है कि एस्टिमेट कितना बनाएं, कैसे जो है बनाएं। ठीक है, तो लो जी, मेरा एक टॉपिक छोटा सा कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से चेक करें तो मैंने कहा एसी की कॉस्ट में, अब ध्यान से चेक करो क्या क्या आएगा। एसी कॉस्ट में क्या क्या आएगा, हमने कहा परचेज प्राइस लेस क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट, ऐड मुझे क्या करना है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। उसके बाद ऐड क्या करना है, वो सारे खर्चे जो एसी को मेरे गोडाउन तक, फैक्ट्री तक, ऑफिस तक लाने का और साथ ही साथ उसको इंस्टॉल ऑपरेट करने तक का खर्चा जो है लाना है। ठीक है, और इस यहाँ तक में अगर कोई आमदनी हो गई, अगर कोई आमदनी होगी वो माइनस जो है कर देना। और साथ ही साथ एक चीज़ और ऐड करनी है, क्या ऐड करना है कि जब ये मशीनरी खत्म हो जाएगी, कई बार कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं, कुछ ऐसी मशीन होती है जो हैजार्डियस होती हैं, कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं, मान लीजिए कुछ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आपकी है, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत हैजार्डियस होते हैं। तो कह रहे मशीन आप लेकर आ गए पर वो केमिकल ऐसे बना रहे हैं जिससे क्या है, अगर कहीं पर वो लीक हो गया केमिकल तो कई बार ख़राब हो जाता है। तो कल को ये मशीन डिस्कार्ड करने का एक प्रोसेस होता है कि इस मशीन को ऐसा नहीं आप रद्दी में बेच दें, क्यों, इस मशीन में केमिकल होगा। तो उसका एक प्रोसेस है कि जब ये मशीन होगी इसको किस तरीके से डिस्कार्ड करना है, कैसे इसको बेचना है, या इसको डिस्ट्रॉय करना है, या इसको जलाना है, या इसको दफनाना है, जो भी करना है। कई बार कुछ प्रोसेस होता है, तो जो भी लिखा है उस प्रोसेस के हिसाब से उतना खर्चा जो है करना जो है पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाला सामान, दिल्ली गवर्नमेंट मान लीजिए कह दिया ये वाला सामान दिल्ली के प्रमाइसेस में आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, अगर आपको ये थ्रो करना है फलाना, आपको वहाँ जाकर जो है फेंकना जो है पड़ेगा। कई बार कुछ गार्बेज को आपको पढ़ा होगा, डंपिंग साइट्स होती है, डंपिंग साइट्स होती हैं, वहीं जाके डंप करना है। मान लीजिए उन्होंने कहा ये जो आपका मशीनरी है इसको डंप करने के लिए आपको मध्य प्रदेश में एक साइट है, वहीं जाके डंप जो है करना पड़ेगा। दिल्ली में इसको डंप करना अलाउड नहीं है। कुछ मान लीजिए ऐसा है जिसमें यूरेनियम लग रहा है, न्यूक्लियर वेपन से बनते हैं, यूरेनियम बन रहा है, कह रहे यहाँ पर डंप करना अलाउड नहीं, इसके लिए एक डंपिंग साइट है, वहाँ जाकर डंप करोगे। तो जब ये मशीन डंप करने जाएंगे, करते समय भी हमें 25,000 रुपये लग जाएंगे। दिल्ली से वो मशीन को मे बी मध्य प्रदेश में किसी जंगल के बीच में जाके डंप करना है, तो मैंने कहा उसको बाद में ख़त्म करने का भी 25,000 रुपये खर्चा होगा, इस मशीन की कॉस्ट में ही ऐड जो है मैं कर दूंगा। ठीक है, जब AS10 की बात करें तो ICAI सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चल रहा है। तो आपके माइंड में तो क्या चलता है, नॉर्मल मशीन, पर हमने कहा कैसी भी मशीन है, कैसा भी इक्विपमेंट है, अगर डिस्पोज करने के लिए खर्चा होगा तो हमने कहा उसको जो है हम अकाउंट फॉर जो है हम करेंगे। कंफर्टेबल है, चलो जी फिर आगे लिखते हैं। कह रहे हैं कॉस्ट does not include, हाँ जी, कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। और अब कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, एसी की कॉस्ट में, फर्नीचर की कॉस्ट में, पैनल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। लो जी चेक करें, बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। पहला, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू बिजनेस और फैसिलिटी, फॉर एग्जाम्पल इनॉग्रेशन कॉस्ट। तो भाई फैक्ट्री बनाई पर फैक्ट्री का उद्घाटन भी कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। हेड ऑफिस बनाया
और हेड ऑफिस की एक ओपनिंग सेरेमनी जो है कर दी। हमने एक नया इंस्टीट्यूट ओपन किया और ओपन करते समय उस दिन रिबन कटाई, एक सेलिब्रेशन जो है कर दी। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता तो है। और हमने उसमें इनॉग्रेशन में हमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। आराम से सोच के बताएं। हमने एक नया क्लासरूम बनाया है, क्लासरूम हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लग गए। बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, सब कुछ कंस्ट्रक्ट हो गया और उसकी ओपनिंग सेरेमनी हमने करी है जिसमें 5 लाख रुपए जो है लग गए। तो अब ये सोच के बताएं। और उसके बाद अब हमने बिल्डिंग को, क्लासरूम को शुरू जो है किया, क्लासरूम को उसके बाद हमने शुरू जो है किया है। तो 5 लाख रुपए क्या ये बिल्डिंग में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, हमने एक ओपनिंग सेरेमनी करी, एक पूजा हमने रखी है। हमने कहा पूजा करने के बाद फिर बिल्डिंग का उद्घाटन जो है करेंगे। हमने पूरी जनरल पब्लिक को जो है हमने बुलाया और 5 लाख रुपए खर्च हो गए। उसके बाद बिल्डिंग में काम करना शुरू किया है। तो भाई बताएं जी, क्या ये 5 लाख बिल्डिंग की कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, कितने करें बिल्डिंग की कॉस्ट में ही आएगा और कितने करें बिल्डिंग कॉस्ट में नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये 5 लाख कहाँ जाएगा? पीएनएल में। ये कहाँ जाएगा? पीएनएल में। ये तो आपका क्या है? मार्केटिंग कहना चाहो, मार्केटिंग कुछ भी आप कहना चाहें, पर ये बिल्डिंग की कॉस्ट में है। इसका बिल्डिंग से कोई लेना देना जो है नहीं। ये तो एक एडवर्टीजमेंट है, आपने अवेयरनेस के लिए आपने फंक्शन किया है, तो ये तो आपका फंक्शन की कॉस्ट में आएगा। इसका बिल्डिंग से लेना देना कोई भी जो है नहीं है। ठीक है जी। आपने एक गाड़ी खरीदी, ऐसा हमेशा होता है। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी आप लेकर आए और आपके मन में था पहले एक बार पूजा करवानी है और गाड़ी लेकर आप मंदिर में जो है चले गए। मंदिर में गए और पंडित जी ने कहा एक नारियल भी लेकर आओ। आप एक नारियल भी लेकर आए हो। पंडित जी ने कहा मिठाई का डब्बा भी लेकर आओ। मिठाई का डब्बा पड़ेगा 2 लेकर आना, एक भगवान जी को चढ़ाना है, एक मेरे को चढ़ाना है। तो आप 2 मिठाई के डब्बे भी जो है आप लेकर जो है आगे नारियल लेकर आए और फिर पंडित जी ने पूजा करी और बाद में कहा दक्षिणा। आपने दक्षिणा भी पंडित जी को दी। कुल मिला के आपके 5,000 रुपये, हाँ जी 5,000 रुपये आपने गाड़ी के मुहूर्त पर जो है आपने लगा दिए हैं। तो गाड़ी आपने खरीदी है मान लीजिए 15 लाख की और उसे 5,000 रुपये का मिठाई, नारियल, तिलक, चावल, मूली और 2 मिठाई के डब्बे काजू कतली के। तो ये 5,000 रुपये गाड़ी में कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आपकी मान्यता है अगर बिना पूजा के गाड़ी करवाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए आपने पहले पूजा कराई और 5,000 रुपये लगे। तो क्या कहते हो, ये 5,000 रुपये गाड़ी की कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, कितने करें? ये 5,000 गाड़ी की कॉस्ट में ही आएगा। हाँ जी, कितने करें? 5,000 कॉस्ट गाड़ी में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आपके इमोशंस हैं, इसका गाड़ी से कोई लेना देना जो है नहीं है। तो ये गाड़ी की कॉस्ट में दूर तक भी जो है नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ जाए। हाँ जी, और आगे जो है आ जाते हैं। तो भाई नेक्स्ट लिखो, गाड़ी की कॉस्ट में, बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस in a new location, cost of conducting business in a new location। एक एक चीज़ को अब अच्छे से समझना है एग्जामिनेशन के लिए भी और मेन अब इम्पॉर्टेंट अपनी रियल लाइफ के लिए भी समझना है। कितनी बार ऐसा होता है फैक्ट्री शिफ्ट होती है, हम अपना क्लासरूम शिफ्ट जो है करते हैं। कई बार हमने क्लासरूम अपना शिफ्ट किया, फैक्ट्री शिफ्ट होती है, कॉर्पोरेट ऑफिस शिफ्ट जो है होता है। अब सवाल ये है, एसी हम लेकर आए थे, एसी हम लेकर आए थे, एसी हमने एक दीवार पर हमने इंस्टॉल जो है कर दिया, हमने इस दीवार पर इंस्टॉल जो है कर दिया, तो इंस्टॉलेशन तक का सारा खर्चा एसी में आ गया। पर अब हमने अपना ऑफिस प्रीमाइसेस चेंज कर दिया है। तब जब ऑफिस प्रीमाइसेस चेंज कर दिया तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे एसी इस दीवार से उतरेंगे। हम एक नई लोकेशन पर गए और नई लोकेशन पर एसी इंस्टॉल होगा। अब जब नई लोकेशन पर एसी इंस्टॉल होगा फिर से एक टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे, एक मिस्त्री आएगा जो दीवार को तोड़ेगा, साइट प्रिपरेशन फिर से होगी, सब कुछ होगा। अब सवाल ये है
कि यहाँ तक का खर्चा तो एसी में ऐड कर दिया था, अब मैंने प्रीमाइसेस चेंज करी और इस पर भी 10,000 रुपये खर्च हो गए। यहाँ से दूसरी लोकेशन में एक टेम्पो बुलाया जिसमें सामान गया, फिर से मिस्त्री बुलाया, उसने फिर से दीवार तोड़ी, फिर से इंस्टॉलेशन चार्जेस, कंपनी से व्यक्ति बुलाया, उसने इंस्टॉल किया और ये सारा काम जो है हुआ। तो अब मुझे बताओ क्या ये 10,000 रुपये एसी कॉस्ट में आएगा या नहीं आना चाहिए? इंस्टॉल हुआ है, इसके बिना तो एसी काम नहीं करेगा। हाँ जी, तो भाई कितने कह रहे हैं अब ये एसी कॉस्ट में आ जाएगा और कितने कह रहे हैं एसी कॉस्ट में नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बात भी क्लियर है, एसी कॉस्ट में नहीं आएगा। तो ये 10,000 कहाँ जाएगा? पीएनएल में। किस नाम से? शिफ्टिंग चार्जेस। अब ये एसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये शिफ्टिंग चार्जेस के नाम से जो है चला जाएगा। और ऐसे ही हमने एसी यहाँ पर इंस्टॉल किया, एसी यहाँ पर इंस्टॉल किया और कुछ टाइम के बाद लगा कि यार इस दीवार से सही से कूलिंग नहीं हो रही, हमने साथ वाली दीवार पर या इसकी प्लेसमेंट चेंज करी है, फिर से हमने मिस्त्री बुलाया, तो क्या ये खर्चा एसी कॉस्ट में जाएगा? नहीं, ये शिफ्टिंग चार्जेस में जो है चला जाएगा। ठीक है जी, तो लो जी चेक करें। तो हमने कहा एसी कॉस्ट में अब ये सारी चीज़ें नहीं आती और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लाइंट आपसे पूछता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी आपको कंसल्टेंसी जो है वो आपको जो है देनी है। तो छोटी चीज़ें सर हम शिफ्ट करा रहे हैं तो क्या कॉस्ट में आएगा, क्या कॉस्ट में जो है नहीं आएगा, किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। ठीक है जी, चलो उसके बाद फिर आगे चेक करो एसी कॉस्ट में और क्या क्या नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, administration and other general overheads। तो जैसे इन्वेंट्री की बात थी, गोडाउन तक का खर्चा आना है, उसके बाद और कोई खर्चा नहीं आना, ऐसी एसी की बात भी है, एसी की इंस्टॉलेशन तक का खर्चा आना है और उसके बाद जो ऑफिस से खर्च हो रहे हैं उसका एसी से कोई लेना देना जो है नहीं है। अच्छा, एसी का जो बिजली का बिल आ रहा है क्या वो एसी कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल में जो है जाएगा। हमने कहा एसी में अलग से ऐड जो है नहीं करते। तो हमने कहा उसके बाद अच्छा फिर हर साल एसी की सर्विस होती है, हर साल एसी की सर्विस होती है, क्या वो खर्चा एसी कॉस्ट में आएगा? हमने कहा बिल्कुल भी जो है नहीं होगा। हर साल एसी की सर्विस होती है, सफाई होती है, क्या वो खर्चा एसी कॉस्ट में आएगा? नहीं। पर हर 2 साल के बाद उसके अंदर एक फिल्टर होता है, वो कंपोनेंट चेंज होकर नया जो है इंस्टॉल करते हैं, क्या वो एसी कॉस्ट में आएगा? हाँ वो आएगा सब्सिक्वेंट। तो हमने कहा वो भी बात करेंगे। कोई कंपोनेंट अगर आप बदलते हो और वो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ते हैं, वो एसी कॉस्ट में आएगा। पर एक जनरल आप रिपेयर करवा रहे हो, सर्विसेज करवा रहे हो, उसका एसी कॉस्ट में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, आई होप क्या ये बात क्लियर है? रियल लाइफ के हिसाब से भी कर लोगे और एग्जामिनेशन के सवाल अभी अपन जो है करेंगे। चलो जी, उसके बाद और क्या नहीं आएगा, ध्यान से बताएं। कह रहे इनिशियल ऑपरेटिंग losses while the demand, initial operating losses while the demand of an item builds up। और where property plant equipment is operating at less than full capacity। लेस देन एट इट्स फुल कैपेसिटी। लो जी, फिर आप सोच के बताएं। कह रहे हैं क्या चीज़ें नहीं आएंगी? तो ऑब्वियसली बात है, आपने एक मशीन खरीदी
आप एक ने मशीन खरीदी है, पर्पस क्या है, आपको कुछ सामान बनाकर बेचना है, पर अभी जो नया सामान आप बना रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कम है। ऐसा हो जाते हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने सामान खरीदा है पर टाइम लगता है, तो हमने कहा पहले साल भी लॉस हुआ, दूसरे साल भी लॉस हुआ, तीसरे साल भी लॉस हुआ, तो क्या ये लॉस हम AC या हम इस मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दें, इस मशीन की वजह से लॉस हुआ है? हमने कहा नहीं, हमने कहा मशीन अपना काम बिल्कुल सही कर रही है, पर उसकी वजह से अभी इनिशियल में लॉसेस चल रहे हैं, वो तो बिजनेस लॉस है, AC का लॉस में कोई भी, वो तो ट्रेडिंग लॉस है, तो P&L में जो है आपका जो है जाता है। हमने कहा आप AC लेकर आए, AC की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूनिट्स पर मंथ है, 1 लाख यूनिट आप बना सकते हो, और जिस दिन 1 लाख यूनिट बनाओगे उस दिन प्रॉफिट हो जाएगा, पर मार्केट में भी डिमांड ही नहीं है, तो अभी आप मशीन से सिर्फ 20,000 यूनिट ही बना रहे हो। तो भाई अब आप सोच के बताएं, इसकी वजह से लॉस हो रहा है क्योंकि आप फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे, तो क्या हम कुछ ऐसा लॉस को AC की कॉस्ट या मशीन की कॉस्ट में डालेंगे? ऐसा कोई मतलब जो है नहीं बनता। जैसे हमारी क्लासरूम की बात करें, कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, पर फिलहाल अभी उतने बच्चे जो है नहीं आ रहे हैं, तो क्या जो हमारा लॉस हो रहा है, क्या हम इस समय इस कैपेसिटी में इसको ऐड कर दें? ऐसा कुछ नहीं, ये तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस लॉस में जो है ये हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा AC का इन लॉसेस से कोई लेना देना जो है हमारा नहीं है। लो जी, ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है, ध्यान से सोच के बताना, सर हम AC परचेज करते हैं, सर हम AC परचेज करते हैं, और सर उस AC में कंपनी इंक्लूड करके देती है सर्विस। कंपनी में ऐसा होता है कि पहली 2 सर्विसेज क्या है, फ्री है, ऐसा होता है, पहली 2 सर्विसेज क्या है, वो फ्री है। तो इस केस में सर हमने AC खरीदा है 25,000 रुपये का, जिसमें 2 सर्विसेज क्या है, फ्री है, कह रहे 2 साल सर्विस हम आपकी सर्विस फ्री में जो है कर देंगे, उसके बाद हम हमसे 1,000 रुपये साल का जो है हम आपसे लेंगे, 1,000 रुपये साल का हम आपसे जो है लेंगे। तो सवाल ये है कि सर ये जो 2 सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं, इसकी एज सच वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपये, क्योंकि उसके बाद आपको 1,000 रुपये देने ही देने जो है पड़ेंगे, 1,000 रुपये आपको देने ही देने पड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो आप अब बताएं सर AC कॉस्ट 25,000 दिखाऊं या 23,000 दिखाऊं? आपसे पूछता हूं। हाँ जी, आप AC लेकर आए और सेलर ने कहा सर पहली 2 सर्विस फ्री है। नॉर्मली एक कार के केस में होता है, गाड़ी आप खरीद कर लाते हो तो गाड़ी की पहले 2 सर्विसेज जो है फ्री है, उसके बाद गाड़ी की सर्विस जो है आप करवा लेना। ठीक है जी, तो भाई अब सोच के बताएं, 25,000 का AC है, 2 सर्विस फ्री है, 2,000 रुपये की सर्विसेज फ्री है, बाद में लगेंगे 1,000 रुपये, तो मुझे AC 25,000 का दिखाना चाहिए या 23,000 का दिखाना चाहिए? हाँ जी, कितने कह रहे हैं 25,000 का ही AC दिखाएं? ऑलमोस्ट सारे बच्चे। कितने कह रहे हैं AC 23,000 का दिखाएं? 1-2 बच्चे। हाँ जी, AC 25,000 का दिखाएं या 23,000? यही बता रहा हूँ, यही काम हम आपको करना है, और मेरे को खुशी है एटलीस्ट आपको सोच तो पा रहे हैं, यही एक्चुअल में अपने को काम जो है करना है। ठीक है, 25,000 या 23,000? चलो एक केस और बताता हूँ, ये है केस 1। ठीक है, ये है केस 1। अब केस 2 तो शायद आपको ना, क्योंकि अभी क्या है, आपने ना मार्केट देखी नहीं होती, अभी ना आप सोच रहे हो, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअल में अब क्या होता है, इस तरीके से हो सकता है। अब ध्यान से समझना, केस 2 AC खरीदने गया तो 23,000 का AC था, AC खरीदने गया 23,000 का AC था। अब AC वाले पर्सन ने कहा देखो जी, सर्विस के लगते हैं 1,000 रुपये साल के, सर्विस तो आपको करानी पड़ेगी, मुझे पता भी है सर, हम सर्विस भी करवाते हैं, 1,000 रुपये आपके जो है AC के जो है लगते हैं, 1,000 रुपये, या मान लो आप 1,200 रुपये AC के जो है आपके जो है लगते हैं। ठीक है, और सर हम आपको एक पैकेज दे रहे हैं, हम आपको पैकेज दे रहे हैं, सर देखो जी 1,200 रुपये लगते हैं, आज हमें 2,000 रुपये दे दोगे तो सर आपका 400 रुपये का फ़ायदा जो है हो जाएगा, आपका 400 रुपये का फ़ायदा जो है हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि सर वैसे तो 1,200 रुपये AC के हैं, पर आप 2,000 रुपये अगर आज देते हो
एसी के साथ में। तो सर अगर आप 2,000 रुपये दे देते हो, 25,000 रुपये दे दो तो आपके जो हैं, जो आपकी AMC है या मेंटेनेंस चार्जेस हैं 2,000 में ही हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे 2 केसेस हो गए। अब ध्यान से सोच के बताओ, एक केस ये है AC था ही 25 का और सेलर ने मेरे को 2 फ्री में जो है सर्विसेज दे दी। दूसरा केस AC है 23,000 रुपये का और साथ में उसने ऑप्शन दिया था आप चाहो तो 1 साल के बाद 1200 दे देना, और अगर अभी 2,000 देते हो तो आपको जो है हम 2 सर्विस दे देंगे। अब मैंने 25 जो है दिए, इधर भी 25 दिए हैं, इधर भी 25 जो है दिए, दोनों केस 25 देकर आ गया। दोनों केस 25 देकर आया हूं, दोनों केसेस में 2 सर्विसेज मेरे को मिलेंगी। दोनों सिचुएशन सेम है या अलग है? तो अब मुझे बताओ, पहली सिचुएशन में AC कितने का? पहली सिचुएशन में AC कितने का? 25 का। पहली सिचुएशन AC कितने का? 25 का। दूसरी सिचुएशन में AC कितने का? 23 का। दोनों सिचुएशन में चेंज हो गया। पहली सिचुएशन में ये मेरे को ऑप्शन नहीं थी, ये उसने मेरे को फ्री में दिया है। मैं क्या इसके 2,000 कम करवा सकता था? नहीं, ये तो उसने कॉम्प्लीमेंट्री दिया कि सर आप AC लेकर जा रहे हो, 25 का ही पड़ रहा था, उसने कहा सर 2 फ्री में दे रहा हूं। ये मुझे फ्री में क्यों दे रहा है? ये मेरे को फ्री में क्यों दे रहा है? इसने मुझे फ्री में क्यों दिया? वो उसकी मार्केटिंग है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग AC पर तो मार्जिन एक बार का है, पर हर साल की सर्विसेज का प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। वो तो उसकी मार्केटिंग है, वो उसकी मार्केटिंग है कि सर 2 आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं। क्यों? वो मुझे अट्रैक्ट करना चाह रहा है कि सर 2 साल जब आप मुझसे AC सर्विस करवा लोगे उसके बाद आप मुझसे कराना शुरू कर दोगे, और होता भी यही है, कंफर्ट जोन आ जाता है। तो मैंने कहा मेरे को तो AC 25 का ही पड़ रहा था, उसने मेरे को फ्री में अट्रैक्ट करने की वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि सर मैं आपको 2 सर्विस फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं कभी भी, मेरे पास ऑप्शन तो था ही नहीं, मैं तो 25 का, अगर मैं कहता भैया अच्छा ये फ्री में मत दो, 2,000 कम कर दो, क्या मुझे कम करके दे रहा था? नहीं, AC तो मेरे को 25 का ही पड़ा, तो मैं AC इस केस में 25 का ही दिखाऊंगा। यहां पर AC कितने का है? 23 का है। अब मुझे सर्विस करवानी अलग से है, तो उसने नेगोशिएट किया, तो अब यहां पर ये मेरा 23,000 का AC पड़ेगा और 2,000 मेरा क्या है? सर्विसेज चार्जेस, जिसमें AS 9 पर इस पर चर्चा करेंगे। ये 2 साल की पेमेंट है, 1 साल का PNL में जाएगा, 1 साल का प्रीपेड सर्विस चार्ज दिखाऊंगा। मैं कह सारी चीजें पढ़नी है, बहुत तरीके से पढ़ना है। तो मैं कहना अब एक्चुअल अकाउंट्स अब इंटर में समझ जो है आएगा, जब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो बात ब्लू क्लियर होती है। उसके बाद आप ऑफिस जाने लायक जो है बनोगे, क्योंकि यही तो क्लाइंट आपसे सवाल पूछेगा। क्लाइंट के यही सवाल हैं, और क्लाइंट अगर सवाल ना भी पूछे, यही सारा काम आपको जो है करना है कि AC की कॉस्ट में क्या आना है और क्या PNL में जो है जाना है। आई होप अब ये बात क्लियर है। तो ऑनलाइन भी आया, पहले केस में AC कितना? 25,000 का, दूसरे केस में AC कितना? 23,000 का जो है आपका आ जाएगा। और ये 2,000 का भी क्या करना है? 1,000 इस साल का PNL में, 1,000 प्रीपेड एक्सपेंस में जो है चला जाएगा। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। आई होप बात समझ आ रही है। ठीक है जी, चलो तो भाई अब आगे जो है आ जाओ। एक पॉइंट मेरा और रह गया। हाँ जी, AC कॉस्ट में आ रहा हूं। AC कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा। चलो जी, एक पॉइंट और लिखवा देता हूं, फिर आपकी क्वेरी ले लूंगा। आप क्वेरी पूछते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी मजा आता है। पर हाँ, बस जितना पढ़ा है वहीं तक, अभी आगे का नहीं, आगे वाला मुझे पढ़ाने दें। AC कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा? फिर से रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग, relocating or reorganizing a part or all of operation, a part or whole of operation of an enterprise। वही कोई भी एसेट हम रीलोकेट कर रहे हैं, उसमें कोई शिफ्टिंग कर रहे हैं, कुल मिला के वही शिफ्टिंग चार्जेस की बात कर रहे हैं। कुछ भी हमने रीलोकेट करा है, उस पर कोई खर्चा आ रहा है, वो उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं आएगा, उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं आएगा। ठीक है जी, आई होप क्या ये बात ठीक चल रही है।
लो जी, यहाँ तक आप कुछ पूछना चाह रहे थे, फटाफट से माइक जो है दें, उसके बाद फिर अपने सवालों पर जो है आ जाएंगे। लो जी, आराम आराम से पूछते जाएं, कंसेप्ट क्लियर करते जाएं। हाँ जी बच्चा। सर, एडमिनिस्ट्रेशन से हमने एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है जो मशीनरी को लोकेशंस पे जा जाके देखता है, फिर हमें बताता है ये मशीनरी अच्छी है, तो जो उसको हम सैलरी दे रहे हैं वो भी हम मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे या नहीं? ओके, जो आपकी बात समझ आई। सर, मेरे को एक मशीनरी खरीदनी थी, मुझे एक मशीनरी खरीदनी थी, ठीक है। खरीदने के लिए सर हमारा एक परचेज डिपार्टमेंट है, हमारा एक परचेज डिपार्टमेंट है, उसमें एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। उनका काम क्या था, हमने कहा सर एक मशीनरी खरीदनी है। अब मशीनरी खरीदनी है, मार्केट में बहुत सारे सप्लायर हैं। ये जो मिस्टर एक्स हैं ये पूरी मार्केट घूम कर आए, चांदनी चौक घूम कर आए, कनॉट प्लेस घूम कर आए, गुड़गांव घूम कर आए, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हर जगह उन्होंने घूमा, चेक करके आए। उन्होंने कहा सर ये मशीनरी वैसे तो 25 लाख की है, पर सर मैं देखकर आया मध्य प्रदेश में सर ये हमें 18 लाख की जो है मिल जाएगी। और हमने 18 लाख की मशीन मध्य प्रदेश से जो है हमने खरीदी। इनको हमने सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपये। इस बात के मैंने 20,000 रुपये जो है दिए थे। जरा पता कर आओ कि मशीन कहाँ पर सस्ती जो है मिलेगी, बेस्ट कहाँ से जो है मिलेगी। तो अब सवाल ये है, ये 20,000 रुपये की सैलरी जो मैंने मिस्टर एक्स को दी इस मशीन से रिलेटेड, कि इस मशीन के माने बेस्ट मशीन मेरे को चाहिए, ये 20,000 इस मशीन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, क्या कहते हो? मैंने एक व्यक्ति को हायर करा है जस्ट बिकॉज कि आप मेरे को मशीन ढूंढ कर जो है लेकर आए। अच्छा, अब सवाल ये है सर, ये स्पेसिफिकली इसी के लिए 20,000 दिए हैं या वो एक जर्नल एम्प्लॉई है? हाँ, अब दोनों करते हैं। स्पेसिफिकली मैंने एक पर्सन को हायर करा, एक ब्रोकर को मान लीजिए हायर करा, मैंने कहा ले 20,000 रुपये ढूंढ कर ला। ऐसे कर लेते हैं, स्पेशली मिस्टर एक्स को हायर करा, 20,000 रुपये दिए, मैंने कहा मेरे को बेस्ट मशीन बताओ, ये प्रोजेक्ट आपका है, तो ये 20,000 रुपये ऐड होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी, ऐड हो जाएंगे। और ये मेरा जर्नल एम्प्लॉई है, सैलरी तो मैं वैसे ही दे रहा हूँ, सैलरी वैसे ही दे रहा हूँ, उसने ये ढूंढ के बता दिया सर यहाँ से कर लो, तो क्या अब ऐड करेंगे? हमने कहा अब ऐड नहीं करेंगे। मैंने कहा बड़ा सिंपल सी बात आपको समझ आती है। हमने कहा तभी जो वर्ड था इसको ऊपर ध्यान से देखो, छोटे छोटे वर्ड पर आ जाते हैं डायरेक्टली। तब ये वर्ड था जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, अगर बिल्कुल डायरेक्ट आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट खर्चा उस पर हुआ है, उसको ऐड करना है, जनरल खर्चा ऐड नहीं करना, ठीक है। जो भी डायरेक्ट खर्चा है वो ऐड करेंगे, जनरल खर्चा कोई भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ जाए, पर आपसे रिक्वेस्ट इतना डिटेल में मत जाओ, परेशान हो जाओगे, ठीक है। इतना एग्जामिनेशन नहीं है, धीरे धीरे यही सारी चीजें मैं कहूँगा। फाइनल में आगे ये फिर से बढ़ाना है, फिर से मेरे को AS2 फिर से बढ़ाना है, फिर से AS10 फिर से बढ़ाना है। जो पॉइंट यहाँ छोड़ रहा हूँ वो फाइनल में टेकअप जो है कर रहे हैं। जैसे फाउंडेशन में इतना नहीं पढ़ाया था, फाउंडेशन में आपको क्या लगा था पूरा पढ़ा दिया, अभी तो पता चलेगा बहुत कुछ पढ़ाना है। तो फाउंडेशन लेवल तक फाउंडेशन तो छोड़ा, अब इंटर में थोड़ा सा और चल रहे हैं, फाइनल में थोड़ा सा और डीप जो है चले जाएंगे। अगर अभी ज़्यादा डीप जाओगे आप ही परेशान होगे, मैं तो आंसर देता जो है चला जाऊँगा, पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सिलेबस को भी धीरे धीरे अपना जो है बढ़ाते हैं, ठीक है जी। चलो अब पेपर का सवाल जो है आ जाते, इतनी मेहनत करने के बाद अब पेपर के सवाल पर जो है आ जाते हैं। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं एक्स लिमिटेड परचेज्ड, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन and incurred following expenditure। लो जी, पेपर का तो इतना ही सा सवाल है, मशीन की कॉस्ट आपको बतानी है। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन एंड इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। कौन कौन से खर्चे कह रहे हैं जी? परचेज प्राइस कितना जी? कह रहे हैं 5 लाख। चलो जी, फिर आगे आए, नॉन
रिफंडेबल टैक्सेस 20,000। क्या कहते हो, नॉन रिफंडेबल क्या करना है, मशीनरी कॉस्ट में ऐड होगा। फिर कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कह रहे हैं जी 5,000, क्या करना है इसका, लेस होगा। फिर कह रहे हैं कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट 2,000 और 2,000 रुपये का कैश डिस्काउंट भी मिला। इसका क्या करना है, कुछ भी नहीं, कैश डिस्काउंट ये पीएनएल में जाता है, मशीनरी कॉस्ट से माइनस नहीं होता। उसके बाद कह रहे हैं साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, और इसके लिए फिर हमें एक साइट बनवानी पड़ी 25,000, क्या कहते हो, ऐड हो जाएगा। उसके बाद टेक्नीशियन कॉस्ट, टेक्नीशियन कॉस्ट कितना जी 40,000, एक टेक्नीशियन को बुलाया 40,000 रुपये इसको दिए, क्या करना है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो हैं 30,000, बताओ जी क्या करना है, ऐड हो जाएगा। अब ध्यान से बताना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर फॉर डेफर्ड क्रेडिट 8,000। वैसे देखो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं आती, पर मैं एक ही सवाल करा रहा हूँ इसलिए। तो अगर अर्ली पेमेंट पर कैश पेमेंट करी और दूसरा मान लेते हैं कि भी कुछ मैंने लोन पर भी ले लिया था, लोन पर भी लिया था, ऐसे भी कह सकते हैं लोन पर लेकर मैंने उनको पेमेंट कर दी थी, तो कैश पे मिली, डिस्काउंट मिला, और लोन पर मेरे को इंटरेस्ट जो है देना पड़ गया। तो इंटरेस्ट का क्या होगा, हाँ जी इंटरेस्ट का क्या होगा, क्या मशीन की कॉस्ट में जाएगा, नहीं पीएनएल में जाएगा। उसके बाद फिर ध्यान से बताओ, कह रहे हैं एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड, आज इनकर्ड नहीं है, इनकर्ड कब होगी, 10 साल के बाद, कितने रुपए, 15,000, क्या कहते हो, इस 15,000 का क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस वो कितने, 80,000, और इस मशीन से जब बिजनेस शुरू करेंगे पहले साल 80,000 का नुकसान भी हो गया, इसका क्या करना है, कुछ नहीं, मशीन की कॉस्ट में ये नहीं आएगा। पेपर का तो इतना सही सवाल है, कह रहे हैं कंप्यूट द कॉस्ट, compute the cost of machinery as per AS10। तो कह रहे हैं जी AS10 के हिसाब से कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, कितना बता रहे हो, 6,25,000, एक आंसर आया 6,25,000, सही है गलत है, सही है। 2 नंबर का MCQ भी हो सकता है, 4 नंबर का सब्जेक्टिव, ये पेपर का लेवल है। तो मैं कहता हूँ बस इस लेवल तक बस सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया, मैं तो आपको बहुत ऊपर लेवल का पढ़ा दिया, उसके बाद ये बच्चों वाला खेल जो है हो जाते। तो पेपर में तो ये सवाल 2 नंबर का MCQ में आ सकता है, कर लोगे, या 4 नंबर का सब्जेक्टिव में आएगा, ये आपका जो है हो जाना चाहिए। तो लो जी शुरू कर देते, तो भाई फटाफट से लिख लें, चलो जी, तो भी लिख लें कंप्यूटेशन, computation of cost of machine as per AS10। AS10 के हिसाब से हमारी कॉस्ट में क्या क्या आएगा,
मेरा मानना है ये MCQ ज़्यादा बेटर है। क्यों? अब यही सारी चीज़ें फिर से लिखनी जो है पड़ेंगी, तो ये थोड़ा सा क्लरिकल जो है हो जाता है। तो भी लिख लेते हैं परचेज प्राइस। हाँ जी, परचेज प्राइस कितना? 5 लाख। बताओ जी, उसमें आप सबसे पहले क्या माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना गिवन है? 5000। तो भाई ये कितना आ गया? 495। नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर अपन ऐड क्या करेंगे? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितने हैं? 20,000। नॉर्मली इसको भी ऐड करके जो है दिखा देते हैं, कितना? 5,15,000। एक परंपरा नहीं भी करोगे फर्क नहीं पड़ता, पर एक नॉर्मली परंपरा होती है। आपकी जो बिलिंग होती है, इनवॉइस कभी चेक करें तो इनवॉइस कभी आप रेस्टोरेंट में भी गए हो या कोई भी शॉपिंग करते हैं, नॉर्मली इनवॉइस ऐसी होता है, पहले आपका MRP लेस डिस्काउंट अमाउंट दिखाते, ऐड टैक्स करके दिखाते, तो एक परंपरा है, इसके हिसाब से करते हैं। इसके बाद अब सारे खर्चे ऐड करना शुरू कर दो। उसके बाद अब ध्यान से बताओ मेरे कौन कौन से खर्चे आ जाएंगे? परचेज हो गया, नॉन फंडेबल हो गया, ट्रेड, कैश डिस्काउंट नहीं आता। अब साइट प्रिपरेशन, टेक्नीशियन, ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 ऐड करें। साइट प्रिपरेशन, टेक्नीशियन, ट्रांसपोर्टेशन। साइट प्रिपरेशन ऐड टेक्नीशियन, साइट प्रिपरेशन, टेक्नीशियन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बताओ जी कितना कितना था? साइट प्रिपरेशन कितना है? 25,000। फिर टेक्नीशियन कितना है? 40,000। ट्रांसपोर्टेशन कितना है? 30,000। ये आपका आया। उसके बाद इंटरेस्ट नहीं आता। उसके बाद एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट 15,000। हमने कहा ऐड एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी? 15,000। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी जी? 15,000। ऑपरेटिंग लॉस ये भी जो है नहीं आते। लो जी, तो भाई चेक करके देख लें। तो बताओ जी आपका आंसर कॉस्ट कितनी आ गई है? 6,25,000। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 6,25,000। अरे जी कॉस्ट कितनी आ गई? 6,25,000। इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? अच्छा इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो? हाँ जी एक बार कर लो इसकी जर्नल एंट्री, एक बार लिख लो एंड जर्नलाइज। ऊपर लिखवा दूँ थोड़ा सा और आपके लिए बेटर हो जाएगा। हाँ जी एंड जर्नलाइज। हाँ जी बताओ जी जर्नल एंट्री क्या होगी? आप कहेंगे मशीनरी अकाउंट, नॉट परचेज। ध्यान रखना परचेज अकाउंट नहीं आएगा। परचेज अकाउंट में क्या आता है? इन्वेंट्री की परचेज, परचेज में आता है, ये मशीनरी अकाउंट में जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट कितना? मशीनरी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट कितना? 6,25। वेंडर को कितने देने हैं? हाँ जी वेंडर को कितने देने हैं? वेंडर को तो 4,15। वेंडर को कितने देने हैं? 4, 5, 15। वेंडर को तो यहां तक देने, ये वेंडर को नहीं देना, ये वेंडर को नहीं देना। तो हमने कहा मशीनरी कितना? 5, 15। पहला ये। दूसरी एंट्री हमने कहा वेंडर, एक लाइन छोड़ के टू बैंक अकाउंट। हाँ जी वेंडर को कितने पैसे दिए? देने थे 5, 15, पर मैंने दिए कितने? मैंने कुछ पैसे कम दिए, जिस चक्कर मुझे क्या मिला? कैश डिस्काउंट। जिस चक्कर मुझे क्या मिला? कैश डिस्काउंट। तो मैंने दिए कितने? 5, 13। क्या ये बात क्लियर है? और यहाँ पे क्या आएगा? टू कैश डिस्काउंट कितना जी? 2,000। क्या ये बात समझ आती है? पहले तो मैं वेंडर से मशीन लाया, कितने की?
5/15 की, कितने की 5/15 की पेमेंट मैंने कितने करी 5/13, 2000 का मुझे क्या मिला कैश डिस्काउंट। उसके बाद फिर मैंने ये खर्चा किया, उसके बाद मैंने ये खर्चा किया, ये कितना आ रहा है 1,10,000, ये मैंने खर्चा किया और इसकी एंट्री क्या होगी, हमने कहा जी मशीन टू बैंक अकाउंट, कितना जी 1,10,000। उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी मशीनरी टू बैंक अकाउंट, कितना 1,10,000। क्या कुछ की बात समझ आ रही है, ये सीए फाउंडेशन में पढ़कर आए हो। हमने कहा मशीनरी टू वेंडर की एंट्री पहले हमने कितनी करी 5/15 की। आई होप क्या ये बात क्लियर होती है। फिर याद करना, क्या हम ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट खोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट कभी भी जो है नहीं खुलता। तो हमने कहा मशीन की एंट्री क्या होगी 5,15,000 टू वेंडर अकाउंट। अगर ये रिफंडेबल होता तो एंट्री क्या होती मशीनरी इनपुट जीएसटी टू वेंडर अकाउंट। यहाँ तो पूरा कितना है 5/15 टू वेंडर अकाउंट, पहले ये आया, उसके बाद मैंने पेमेंट कितनी करी 5/13, 2000 का कैश डिस्काउंट आया और फिर ये जो मेरा खर्चा एस्टिमेटेड ये वाला जो है यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे 15 जरा कम करो, हाँ जी 15 जरा कम करें, ये तो एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेटेड है तो ये कितना आया आपका 95। अभी पेमेंट कितनी करी 95 टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, वो कितना है 15,000 टू प्रोविजन, एक प्रोविजन बनेगा फॉर डिसमेंटलिंग, वो कितना 15,000। साइट प्रिपरेशन की पेमेंट होगी, टेक्नीशियन की पेमेंट होगी, ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट होगी, एस्टीमेट जो मैंने किया उसकी पेमेंट नहीं है, वो तो बाद में होनी, प्रोविजन बनाकर जो है मैं चल चुका हूं। ठीक है जी, लो जी आराम से चेक करो, किसी के मन में कोई भी दुविधा हो। यहाँ पे सारा ठीक चल रहा है। ये मैंने आपको आउट ऑफ कोर्स ही करा दिया है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो पूरे इंडिया में नॉर्मली जनरल एंट्री कोई नहीं करा रहा है, मैं आपको एक्स्ट्रा ही कराकर जो है चल रहा हूँ। कंफर्टेबल है। और ये मैं कह सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट से जो कहीं और से पढ़ रहे हैं पूछना क्या जनरल एंट्री कर पाओगे, वो जनरल एंट्री नहीं कर पाएगा। ऐसा कैसा सीए बन रहा है, यहाँ तक बच्चे पहुँच जाते हैं पर उसके बाद जो एक गड़बड़ करते हैं, एंट्री क्या पास करें 6,25,000 टू बैंक अकाउंट, वो भी सारा गड़बड़ हो गया। पेमेंट कितनी हुई, पेमेंट हमारी 5/13 हुई और 95 की पेमेंट हुई, 15,000 का प्रोविजन बनना है, मशीन की कॉस्टिंग अलग जो है चलती है। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए, एग्जामिनेशन की तैयारी भी चल रही है और थोड़ा सा हम लेवल ऊपर जो है लेकर चलेंगे। कंफर्टेबल है। लो जी आज इतना ही जो है करते, कल बड़ा मस्त खेल जो है होने वाला है। पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी लेकर आनी है, कैसे होगा क्या होगा, कल बहुत सारी और चीज़ें जो है पढ़ेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट जितना पढ़ाया पढ़ते जो है चले जाना। AS2 के सवाल कर रहे होंगे, AS2 का एक सब्जेक्टिव 5 MCQ हो पाए कि नहीं हो पाए, अब हो जाएंगे। मेरा कंसेप्ट रजिस्टर करने के बाद तो मेरा नॉर्मली डाउट जो है नहीं होते। तो डेली का एक सवाल AS2 का सब्जेक्टिव, 5 सवाल MCQ। और AS10 की बात करें अभी कुछ नहीं, अभी इसी को रिवाइज करना, पहले इसको कंप्लीट करते जाएंगे और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर AS10 के सवालों पर जो है आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो आई होप यहाँ तक सारा ठीक है। एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लें। सर डिसमेंटलिंग एस्टिमेट तो एक एस्टिमेट है तो इंक्लूड तो यूज़ क्यों इंक्लूड करा एंट्री में। हाँ एक प्रोविज़न बनेगा ना, मैंने एक प्रोविज़न बनाकर जो है छोड़ दिया कि मैंने कहा ये खर्चा पहले से होगा, उसको मैंने इसमें जो है ऐड कर दिया है। ठीक है चलो ओके जी, टाटा बाय बाय। बच्चा कह रहे सस्पेंस खुलवा दिया, अब तो आपने कौन सा सस्पेंस, ये मेरे को समझ नहीं आया। ऐसा हुआ था जो एक सस्पेंस था और मैंने सस्पेंस खोल दिया है। मैं शायद ये चैट नहीं समझ पा रहा हूँ। चलो ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं ऑल क्लियर है, यस सर सारा समझ आ गया है। रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी बना दी है, बहुत ही बढ़िया। बस आपकी पेपर में हाफ सेंचुरी हो जाए, ठीक है ना। हाँ जैसे रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी होगी, आप भी प्लीज़ अपने पेपर में हाफ सेंचुरी मिनिमम जो है लेकर जो है आ जाना। ठीक है चलो सर, ये एस्टिमेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, कल यही करेंगे, सब कुछ करना है।
जो एस्टिमेट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये सब करना है आराम से, बात बिल्कुल क्लियर है। जो खर्चा होगा 10 साल के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो फाउंडेशन मास में जो है पड़ा था वो सब जो है हम जो है करेंगे। ठीक है, चलो ओके जी, टाटा बाय बाय।